आज चिंता ना करो, एक ही क्लास है, सांस ले सकते हैं हम लोग। देखिए हम लोग विश्व इतिहास की बात कर रहे थे। अगला टॉपिक जो हम लोग का है विश्व युद्ध, ठीक है। तो विश्व युद्ध या वर्ल्ड वॉर वन आज हम लोग टॉपिक के फॉर्म में शुरू करेंगे। और इससे प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक जो आपने डिस्कस कर लिए वो इसमें भी डिस्कस होते रहेंगे, है ना। जैसे जर्मनी इटली का यूनिफिकेशन, उनके एकीकरण की भी बात कहीं कहीं हो जाएगी, फ्रांस की भी चर्चाएं होती रहेंगी, और भी एक दो कंट्रीज के नाम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनते रहेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में चर्चा करनी है। प्रथम विश्व युद्ध का नाम प्रथम विश्व युद्ध तब तक नहीं था जब तक दूसरा वॉर नहीं हो गया यहाँ, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन, इसको वर्ल्ड वॉर वन बोलते ही नहीं थे जब तक यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू नहीं हो गया था, है। तो क्यों नहीं बोला जाता था? क्योंकि ऐसा माना नहीं गया था कि इससे भयंकर कोई युद्ध हो सकता है दुनिया के अंदर जितना भयंकर ये युद्ध हुआ था। ऐसा माना जाता है अप्रॉक्स कम से कम 80 लाख से लेकर 2 करोड़ के बीच का रेशियो है। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग आया है। इतने लोगों की तो डेथ हुई थी सिर्फ और सिर्फ, अप्रॉक्स कम से कम 2 करोड़ लोगों की इस वॉर के अंदर डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये वॉर माना जाता है एक ऐसा विनाशक के तौर पर कि इतनी हत्याएं शायद किसी वॉर के अंदर इससे पहले नहीं हुई थी जो इसमें हो गई। और लगभग दुनिया के सभी नेशंस इस पूरे के पूरे वॉर के अंदर इधर उधर से कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व दिखाई दे, ठीक है। तो हर किसी का कोई ना कोई पक्ष था इसके अंदर। यहाँ पे गुट निरपेक्षता जैसा कोई आंदोलन नहीं था, कोई भी किसी भी तरीके का ऐसा नहीं था कि अपने आप को न्यूट्रल रख सके। किसी न किसी कंट्री का आपको पक्ष करना ही था, ये उस तरीके का वॉर कहलाता है, ठीक है। तो इस वॉर के बारे में कहानी शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध का समय काल जब 1914 से शुरू हुआ था, 1918 में खत्म होते होते इसमें स्टार्ट जो करने वाला है वो जर्मनी है, अंत जो करने वाला है वो जर्मनी है, ठीक है। ऐसा दुनिया भर की पावर्स ने बोला। उन्होंने ये माना कि जर्मनी ही इस पूरे के पूरे विश्व युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जर्मनी की वजह से ये पूरा वॉर क्रिएट हुआ। और उसी से बाद में पैसा भी लिया गया कि वॉर में जितने नुकसान हुए हैं सारे के सारे किसने भरे थे? जर्मनी ने भरे थे। और 1918 के बाद से वो लगातार पैसा बढ़ता रहा, जिससे हिटलर ने दुखी होकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को क्रिएट किया हुआ। तो एक दूसरे से रिलेट करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी पहले वर्ल्ड वॉर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर बताया जाता है एक मासूम से बच्चे की नादानी थी जिसकी वजह से इतना बड़ा वॉर क्रिएट हो गया, ठीक है। मासूम सा बच्चा हम तब बात कर रहे हैं जब वो 19 साल का था, ठीक है। कितने साल का था? 19 साल का। 19 साल का एक लड़का, जिस लड़के ने यहाँ पर वॉर को क्रिएट कर दिया, पूरे वॉर को स्टार्ट कर दिया, उसको माना जाता है इसका तत्कालिक कारण कि एक लड़का जो 19 साल का है उसकी वजह से यहाँ पे इतना विनाशक वॉर देखने को मिल गया। क्या गलती की उसने, किस तरीके के यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुए, उसके बारे में चर्चा करें। लेकिन आपको ये बात पता है कि सिर्फ एक लड़के की गलती की वजह से इतना बड़ा वॉर तो क्रिएट नहीं होगा, पीछे कुछ ना कुछ बड़े कारण भी रहे होंगे, है ना। तो अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि कहीं सिलेंडर रखा हुआ, गैस सिलेंडर भरा हुआ, और वहाँ जाके माचिस की तीली डाल दो, फट जाएगा ना सिलेंडर, फट जाएगा ना। अगर ओपन है, गैस निकली हुई है, माचिस की तीली डाल दो, सिलेंडर फट जाएगा, ठीक है। तो माचिस की तीली डालने की वजह से सिलेंडर फटा, या अपनी ऑलरेडी जो उसके अंदर गैसेस थी उसकी वजह से फटा? तो गैसेस थी ना उसकी वजह से फटा, वरना माचिस की तीली कहीं भी डाल दो वो फट थोड़ी जाएगा, है ना। तो ये वो चीजें थी जो पहले से ही भरी बैठी हुई थी कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर वन क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो बहुत सारे कारण हैं वर्ल्ड वॉर वन की क्रिएट होने के पीछे। आप लोग इसके अंदर एलीट पावर्स पढ़ोगे, सेंट्रल पावर्स पढ़ोगे, मतलब केंद्र में कुछ शक्तियां हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो आपस में एलाय बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद मांग रहे हैं। तो ऐसे ऐसे देशों के बारे में भी यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। वर्ल्ड वॉर वन इतिहास की दृष्टि से सबसे बड़े वॉर में काउंट होता है तब तक जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट नहीं हो गया, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर वन के बारे में अभी आपको 2 तरीके के प्रमुख देशों के बारे में पढ़ना है, इन देशों के बारे में चर्चा करनी है, जैसे मित्र देश और केंद्रीय शक्तियां। एलीट पावर्स को क्या बोला जाता है? मित्र देश। जितनी भी पावर्स एलीट हुई वो सारी की सारी एक दूसरे के साथ आके यहाँ पर समझौते करी, ट्रीटी करी, वो सब क्या कहलाती है? एलीट पावर या मित्र देश कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी पावर्स केंद्रीय शक्तियां। केंद्रीय शक्तियों की बात करें, सेंट्रल पावर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो सेंट्रल पावर्स में बेसिकली यहाँ पर वो पावर्स आ जाएंगी जो सेंटर में इस समय सबसे मजबूत सरकारों के तौर पर जानी जाती है। इनमें आपको रशिया नहीं दिखेगा,
इसमें आपको यूएसए नहीं दिखेगा, इसमें आपको अभी जापान भी नहीं दिखेगा। ये वो पावर समझिए उस समय की हैं जो इतनी शक्तिशाली पावर्स के तौर पर जानी जाती थी, जैसे आज के समय में आप यूएसए, रशिया या चाइना को जानते हैं। ठीक है, तो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन जैसी शक्तियां एक तरफ होकर वॉर लड़ रही हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर ये एक तरफ होकर अपना वॉर लड़ रही है। ठीक है, तो दोनों तरफ के कैसे अलाय बनते चले गए और कैसे ये पावर्स एक दूसरे के साथ में वॉर में आती चली गई, उसके कारणों की आगे समीक्षा करेंगे। ठीक है, 28 जुलाई 1914 से ये वॉर शुरू माना जाता है और कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, 11 नवंबर 1918 तक चलने का कारण था यूएसए इन्वॉल्व हो गया था वॉर के अंदर आगे। ठीक है, यूएसए लेटर हाँ सब नहीं पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा नहीं जाएगा। चलो देखो, वर्ल्ड वॉर प्रथम, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात ही कर रहे हैं 14 से लेकर 18 तक जो प्रॉपर तरीके से इसका कार्यकाल चला है, उस कार्यकाल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यकाल के अंदर मित्र देश और केंद्रीय शक्तियां, दो तरीके की पावर्स, आप इनको रट लेना यहीं पे, क्योंकि आगे चल के बार बार नहीं देख पाओगे कि कौन मित्र देश है सर और कौन यहाँ पर एलआई के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, या फिर केंद्र के तौर पर कार्य कर रहे हैं। मित्र देशों में याद रखना है फ्रांस है, यहाँ पर रशिया है और ब्रिटेन है। कौन कौन है? फ्रांस है, सेंट्रल पावर में भी ये काउंट होती थी शक्तिशाली पावर्स के तौर पर, लेकिन इन्होंने अपने संगठन बना लिए। ठीक है, उन संगठनों में आपको फ्रांस दिखाई देगा, रशिया दिखाई देगा, ब्रिटेन दिखाई देगा। ये तीन पावर्स आपको दिखाई देंगी, जिसको बाद में आके 1917 के बाद किसने ज्वाइन करा था? यूएसए ने आके ज्वाइन करा था। एक तरफ रशिया छोड़ता है वॉर को और यहाँ पे रशिया की जगह कौन आ जाता है? यूएसए आ जाता है। तो हमें ये चार कंट्री ऊपर याद रखनी है कि फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और नीचे याद रखना है एक यूएसए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्रीय शक्तियों की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। जर्मनी सबसे मजबूत देशों में इस समय काउंट होता था। अगर वर्ल्ड वॉर प्रथम से पहले की हम लोग बातें करें, जर्मनी मोस्ट पावरफुल नेशन के तौर पर यहाँ पे काउंट होता था एक तरीके से। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी भी अपने आप में एक पावरफुल कंट्री था और ऑटोमन का तो रोल आप समझ ही रहे होगे, पिछले 500-600 सालों से लगभग पूरी दुनिया पे देखने को मिला है। तो इतना प्रभावित यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर था। और एक और देश यहाँ पे ऐड हुआ था जिसका नाम था बुल्गारिया। ठीक है, बुल्गारिया छोटी सी कंट्रीज, बाल्कन स्टेट्स, बाल्कन कंट्रीज के बारे में अगर आपने सुना होगा तो बाल्कन का कुछ समूह है, बाल्कन के कुछ इलाकों का समूह है जहाँ पे देखने को मिलता है कि बुल्गारिया एक तरीके का एक नेशन के तौर पर काउंट होने वाला नेशन था। ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके के नेशंस हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। युद्ध के कारणों की अगर बात करें या उस पर डिस्कशन करने की अगर चर्चा करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर कई सारे कारण एक एक करके हमें समझ में आने चाहिए। उन कारणों में सबसे पहला कारण हम लोग बात करेंगे जो हम कल बात कर रहे थे, विस्तारवादी नीति या इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ठीक है, तो जर्मनी ने यहाँ पर करना क्या शुरू कर दिया था? साम्राज्यवाद की नीति को अपना लिया, जिसको हम लोग विस्तारवादी नीति के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, तो साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति जर्मनी ने यहाँ पर आके अपनाई थी। जर्मनी के अंदर एक राजा इस समय में आए थे जिनका क्या नाम था? विलियम सेकंड। ठीक है, विलियम सेकंड ये राजा के तौर पर रहेंगे आने वाले समय तक, जब तक विश्व युद्ध क्रिएट होगा। ठीक है, तो इन्हीं राजा के बारे में आपको ध्यान रखना है। विलियम सेकंड यहाँ पे आपके अंतर्राष्ट्रीय नीति जो कहीं ना कहीं जर्मनी पहले से फॉलो करता था उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले से फॉलो करना था मतलब हम आप बात कर रहे थे कि भाई साम्राज्यवाद की नीति या साम्राज्यवाद की पॉलिसी या साम्राज्यवाद के सिद्धांत को लगातार एक नेशन बार बार फॉलो करता है जिसका नाम जर्मन स्टेट के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, जर्मन कोई एक सिंगल स्टेट नहीं था। जर्मन में हम पीछे भी बात कर चुके कि जर्मन यूनिफिकेशन है ना, क्या है? एकीकरण है। कई सारे छोटे छोटे प्रांतों का उन्होंने यूनिफाइड फॉर्म बनाया था, इसलिए इतना पावरफुल नेशन आपको क्या दिखाई देता था? जर्मनी। ठीक है, तो जर्मनी एक यूनिफाइड नेशन के तौर पर काउंट होता है। जर्मनी ने यहाँ पर इसी चीज को देखते हुए अपने आप को और मजबूत करने के लिए वो विस्तारवादी नीति को अपना लिया था।
अब ये समझाने की जरूरत नहीं है विस्तारवादी नीति क्या है, आपको साम्राज्यवाद पता है, विस्तारवादी नीति पता है, ठीक है। आसपास के राज्यों के ऊपर अटैक करके उनको जोड़ना। इसके बाद में एक दूसरा कारण इसके लिए जिम्मेदार था, वो था परस्पर रक्षा सहयोग। एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में एलाय बनाने में लगा हुआ था बिना वॉर के। अभी वॉर भी नहीं हुआ इस समय में। यहाँ पे एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ में क्या करता था, एलाय बना लेता था, ठीक है। मतलब हम उसकी मदद करेंगे, वो हमारी मदद करेगा इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके का कोई वॉर क्रिएट होता है। जैसे भारत के अंदर आप लोग ने देखा होगा, भारत के अंदर आप लोग ने देखा मराठा संधि कर लेते हैं मैसूर के साथ में, और फिर उसके बाद में आपने ये भी देखा बंगाल संधि कर लेता है अवध के साथ में, और मिलके किसी एक पावर के खिलाफ लड़ते हैं अगर उनके ऊपर कोई अटैक करता है। यही सब तो होता था। तो भारत की कुछ अगर हम लोग इतिहासकारिक चीजों को देखें तो हमको ये समझ आएगा कि दुनिया भर में ऐसा होता चला आया था, तो भारत में भी हो रहा है ना। तो इस तरीके के कुछ अलायंस यहाँ पे बने थे जिसमें एक त्रिपक्षीय संधि हुई थी। एक बड़ा कारण माना जाता है किसके लिए, वर्ल्ड वॉर के क्रिएट होने के लिए। 1892 की ये संधि है। इस संधि के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे। कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली। अब ध्यान रखना, ऊपर आप मित्र राष्ट्र पढ़ चुके हो, ऊपर आप केंद्रीय शक्तियां पढ़ चुके हो, उन दोनों से अलग ये वाली संधियां हैं। इस संधि में आपको जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली दिखाई देगा। इटली ऊपर वहां दिखाई नहीं दिया था ना आपको, इटली तो नहीं था ना वहां पर, यहाँ पे आपको इटली भी दिखाई देगा। इटली यहाँ पे कौन सी शक्तियों की तरफ था, ट्रिपल अलायंस या त्रिपक्षीय संधि के साथ में इन्होंने साइन किए, और तीनों देश एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, बोलते हैं कि कोई किसी की अगर अटैक करेगा तो तीनों एक दूसरे के लिए खड़े हो जाओ। क्लियर बात। इसके बाद में यहाँ पर एक ट्रिपल एंटेंट हुआ था जिसको त्रिपक्षीय सौहार्द के तौर पर जाना जाता है। इसी के चक्कर में ये वाला भी साइन हो गया। ये 1907 के अंदर अप्रोक्स साइन हुआ था, और 1907 के अंदर ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया इन कंट्रीज ने मिलकर इसको साइन किया। कौन कौन है, ब्रिटेन सेंट्रल पावर में, फ्रांस और रशिया, ठीक है। रशिया की बात हो रही है तो यहाँ पे यूएसएसआर आप लोग समझ ही रहे होंगे, ठीक है। तो किसकी बात हो रही होगी, यूएसएसआर की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसएसआर ने 1907 में एक नई संधि साइन करी जिसको त्रिपक्षीय सौहार्द के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। ये दो तरीके की संधियां साइन हो गई। तो हमने बोले हम बात किसी कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर वन के क्रिएट होने का कारण क्या था, क्यों वर्ल्ड वॉर वन हुआ। पहला कारण समझ आ गया कि भाई जर्मनी लगातार विस्तारवादी नीतियां अपनाया हुआ था। दूसरा कारण क्या समझ आ गया कि आपसी में देश एक दूसरे के साथ संधियां कर रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं दूसरे देशों में उथल पुथल मची हुई थी कि किस तरीके का कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर दे ये लोग, है ना। तो ये दो बड़े कारण इसमें भी माने जाते हैं। दो समूह बन गया पूरे यूरोप में जिसने यहाँ पे वॉर क्रिएट कर दिया। अब देखिए लोकेशन बहुत ध्यान से देखिए, मैप की लोकेशन जब आप लोग देख लेते हैं तो इलाके याद हो जाते हैं, एरिया याद हो जाता है, समझ आ जाता है समस्या है क्या। इस पूरे मैप के ऊपर आपको पूरा वर्ल्ड वॉर वन समझ आ जाएगा, सिर्फ मैप के ऊपर, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा एम्पायर आपको दिख रहा होगा ऑस्ट्रिया और हंगरी का, ठीक है। मैंने बोला सेंट्रल पावर में सबसे मजबूत जर्मनी होता था, और जर्मनी के साथ साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी भी होता था। ये दोनों एक दूसरे के एलाय भी थे और एक दूसरे के साथ बाउंड्री भी शेयर किया करते थे। बाउंड्री शेयर का ऐसा मतलब देखो कि लगभग लग रहा है पूरा जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी सब एक ही है ना। तो ये जितनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी ये आपस में शेयर भी करते थे और साथ ही साथ में संधि के तौर पर एक दूसरे के साथ कार्य भी करते थे, ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर आओगे तो आपको ये रशिया दिखे, ये रशिया का इलाका है, ठीक है। तो ये रशिया पूरा का पूरा रीजन हुआ करता था। इस साइड में आ जाओगे तो ये फ्रांस दिखाई दे रहा है आपको, इस साइड में क्या है, फ्रांस है। तो आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा एक तरफ फ्रांस, एक तरफ रशिया, बीच में सैंडविच कौन बना हुआ है, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी कमजोर दिखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ इतनी बड़ी शक्ति यूएसएसआर है, एक तरफ इतनी बड़ी शक्ति फ्रांस है, और दोनों के बीच में दबा हुआ कौन है, जर्मनी, ठीक है। लेकिन जर्मनी बीच में रह के भी इतना पावरफुल था कि उसने इन दोनों के हालत खराब करके रखी हुई थी, ठीक है। आगे देखेंगे अभी क्या होगा। अब ये देखिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे ही जिस इलाका इटली का गया था, इटली के बारे में आपने देखा ही था, ये इलाका स्पेन का था, ये पूरा का पूरा स्पेन दिखाई देता है हमको यहाँ पे, ठीक है। ऊपर का इलाका ये यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है, ये ब्रिटेन का इलाका है। और अगर हम लोग यहाँ नीचे चले आए, ये वाला जो इलाका है इनको बोला जाता था बाल्कन स्टेट्स। क्या बोला जाता था, बाल्कन स्टेट्स। मतलब बाल्कन कंट्रीज कुछ होती थी, वो आपस में छोटी छोटी कंट्रीज मिलकर एक समूह बनाती थी। ये बाल्कन स्टेट्स बहुत समय तक, ये बगल में आपको ऑटोमन एम्पायर दिख रहा होगा, इस ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे। इसके कंट्रोल में ऑटोमन एम्पायर के। अब ये छोटे स्टेट्स बहुत समय तक इसके कंट्रोल में है, सब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में। यहाँ दो नाम देखिए, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक आपको यहाँ बुल्गारिया दिख रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। बुल्गारिया के अलावा आपको यहाँ पे बोस्निया दिख रहा होगा, बुल्गारिया, बोस्निया और ये सर्बिया,
ये 3 इलाके अगर हम लोग देखें, यहीं से पूरा का पूरा कारण समझ आ जाएगा कि वॉर के पीछे के ओरिजिनल कारणों में जिम्मेदार क्या चीज़ें थी। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये बुल्गारिया का इलाका है, ये बोस्निया का इलाका है और ये सर्बिया का इलाका है। ठीक है, इन 3 इलाकों से वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत मानी जाती है। कारण क्या था? कारण को भी समझ लेते हैं। कारण ये है कि ऑटोमन एम्पायर अभी तक इन पूरे के पूरे इलाकों पे अगर हम बात करें तो अप्रॉक्स इन इलाकों के ऊपर अपना रोल किया करता था, ऑटोमन एम्पायर का। ठीक है, अभी क्या हुआ, हमने पीछे देखा एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत क्या हुआ, जब आपस में संधि में एक दूसरी कंट्री ने एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा बोस्निया, सर्बिया या बुल्गारिया का इलाका है, इन इलाकों के अंदर ये जो सर्बिया और बोस्निया का इलाका था, ये सर्बिया बोस्निया के इलाके को हैंडओवर करने की बात होने लगी कि भाई हम ये इलाका किसको दे देंगे? फ्रांस को दे देंगे। इसका कंट्रोल आ जाएगा इस पर, फ्रांस का कंट्रोल। ऑटोमन से शिफ्ट किस पे हो रहा था? फ्रांस पे शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, और इसमें दखल कौन दे रहा था? यहाँ बैठा हुआ रशिया। ठीक है, यहाँ बैठा हुआ रशिया। रशिया ने बोला हम मदद करेंगे फ्रांस की कि वो ऑटोमन से इन सारे राज्यों को फ्री करा ले, और ऑटोमन से फ्री करा के अपने राज्य में मिला ले। ठीक है, फिलहाल ऑटोमन से तो फ्री हो गए, ऑटोमन से रशिया ने मदद करी फ्री करने में, ऑटोमन से फ्री हो गए, लेकिन ये फाइनली किसकी टेरिटरी में चले गए? फ्रांस की टेरिटरी में चले गए। ठीक है, कुछ फ्रांस की टेरिटरी में चले गए, कुछ पे अटैक किसने कर दिया? ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक कर दिया, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक करके कुछ इलाका छीन लिया। ठीक, यहाँ के लोग नाराज इस वजह से हैं, बोस्निया, सर्बिया या बुल्गारिया के, बोले पिछले 300-400 सालों से हमें ऑटोमन में गुलाम बना के रखा, अब हम आज़ादी की तरफ थोड़ा बड़े भी थे तो वापस से किसने ले लिया? हमें फ्रांस ने और ऑस्ट्रिया हंगरी ने बांट लिया। यहाँ के लोग इस बात से नाराज हो। ठीक है, और इस बात से नाराज होके यहाँ पे आपने एक कंट्री का नाम सुना होगा, यूगोस्लाविया। सुना है? यूगोस्लाविया भी आपको समझ आएगा, इन्हीं कंट्रीज में से निकला हुआ एक कंट्री है जो बाद में अभी डिसमेंटल हो गया, अभी नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो यूगोस्लाविया एक कंट्री बना। इस इलाके के अंदर रहने वाले जो लोग थे उन्होंने बोला कि हम अपनी भाषा और संस्कृति के आधार पर अलग होना चाहते हैं और अपना एक अलग नेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कौन सा नेशन बनाना चाहते हैं? उन्होंने बोला हम स्लेविक नेशन बनाना चाहते हैं। कौन सा नेशन? स्लेविक नेशन। स्लेविक मतलब वहाँ के स्लेविक भाषाओं को या इस तरीके की संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग होते थे, जैसे भारत के अंदर होता था। जैसे बंगाल बना, बांग्लादेश बना, बंगाली बोलने वाले लोग अलग अपना बांग्लादेश बना ले गए। इसी तरीके के स्लेविक लोग थे, वो अपनी डिमांड करते थे कि सारे स्लेविक बोलने वालों को, बुल्गारिया के हों, सर्बिया के हों, बोस्निया के हों, उन सबको एक हो जाना चाहिए और एक होकर अपना एक अलग नेशन बनाना चाहिए। ठीक है, डिमांड उठना शुरू हो गई साउथ स्लेविक नेशन। किसकी? साउथ स्लेविक नेशन, दक्षिण स्लेविक नेशन या दक्षिण स्लेविक राष्ट्र की डिमांड उठना यहाँ से शुरू हो गई। जब यहाँ पे दक्षिण स्लेविक नेशन की डिमांड उठना शुरू हुई तो उसी डिमांड को आगे चल के एक नाम दिया गया यूगोस्लाविया, जिसमें यूगो का मतलब होता है साउथ और स्लाविया का मतलब होता है स्लेविक बोलने वाले लोग। ठीक है, तो यूगोस्लाविया बन गया इस वजह से, लेकिन बनना इसका इतना आसान नहीं था, इसके पीछे पूरा वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा। ठीक है, पूरा वर्ल्ड वॉर झेलना पड़ा। हुआ ये, ऑस्ट्रिया हंगरी ने जब इस समय में यहाँ पर अटैक किया, अटैक करने के बाद में इन्होंने बोस्निया, सर्बिया या बुल्गारिया जैसे इलाकों को अपने राज्य में मिला दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के नवनिर्वाचित किंग थे जो इस समय में यहाँ पर चेक करने जाना चाहते थे कि हमने इन एरिया पर कंट्रोल तो कर लिया थोड़ा बहुत अपना, चलो जाके देखते हैं कैसा माहौल है वहाँ पर, जनता से थोड़ा बहुत रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये निकले ट्रैवल पे। ठीक है, इन किंग का नाम ध्यान रखिएगा, किंग का नाम याद रखिएगा, फर्डिनांड नाम है इनका, फर्डिनांड नाम है इनका। ये कहाँ के राजा हैं? ऑस्ट्रिया और हंगरी के। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी एक ही नाम है। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा जिनका नाम था फर्डिनांड। ठीक है, तो फर्डिनांड यहाँ पर अपनी वाइफ सोफी के साथ में ट्रैवल पे निकले। ठीक है, कहाँ के लिए? वो निकले हैं यहाँ पे बुल्गारिया के लिए। कहाँ पे निकले थे? बुल्गारिया के लिए। ठीक है, तो बुल्गारिया के लिए जब यहाँ पे निकले, ट्रैवल के लिए निकले, तो ट्रैवल के लिए निकलते समय इन्होंने जब यहाँ पर रास्ते को कवर करना शुरू करा तो एक कार में बैठे जा रहे थे। कार में बैठे जाने के दौरान यहीं पे जो बच्चा है एक 19 साल की उम्र का, जिसकी मैं बात करता था बार बार, 19 साल के एक लड़के ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, किसके ऊपर? सोचिए ऑस्ट्रिया हंगरी के महाराज कौन? फर्डिनांड। ठीक है, और उनकी गाड़ी के ऊपर एक 19 साल का लड़का अटैक कर दिया। 19 साल का लड़का है कौन?
ये 19 साल का लड़का इन्हीं यूगोस्लाविक नेशन का एक पार्ट है जो अपना स्टूडेंट यूनियन बनाए हुए थे। कई छात्रों का एक समूह था जो चाहते थे कि हमें सेपरेट नेशन मिल जाए। ये सारे लोग नाराज थे ऑस्ट्रिया हंगरी से कि तुमने हमारे ऊपर आगे कंट्रोल क्यों किया, हम तो आज़ादी चाहते। ठीक है, उनमें से एक लड़का निकला, उस लड़के ने 19 साल का लड़का, उसने इनके ऊपर अटैक करा, फर्डिनेंड के ऊपर, इनकी गाड़ी पे अटैक करा। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ठीक, फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया हंगरी पे अभी क्राउन पे बैठे भी नहीं थे, बस निर्वाचित हुए, अभी बैठे भी नहीं थे, यहाँ से वापसी जाके बैठने वाले थे, लेकिन ऐसे राजा की हत्या हो गई। इस राजा के हत्या के पीछे ऑस्ट्रिया हंगरी ने पूरी तरीके से जिम्मेदार किसको माना? रशिया। क्यों माना? क्योंकि रशिया तो इंटरफेयर कर रहा था कि उठा के फ्रांस को दे देंगे, उठा के इसको दे देंगे, उसको दे देंगे। तो इन्होंने रशिया को जिम्मेदार माना और बोला रशिया की वजह से ये पूरा का पूरा अटैक हुआ है, अब हम रशिया को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रशिया से पहले ये पूरा का पूरा जो रशिया का पॉलिटिकल कंट्रोल इस समय सर्बिया पे होता था, इन्होंने बोला सर्बिया इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कंट्री। तो यहाँ ऑस्ट्रिया हंगरी ने प्लान बना लिया कि वो अटैक किसके ऊपर करेंगे? सर्बिया के ऊपर। सर्बिया के ऊपर अटैक हुआ। क्यों? क्योंकि इनके राजा की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस लड़के को पकड़ लिया गया, लेकिन उस समय वहाँ के कानून के हिसाब से 20 साल की उम्र होना बालिग कहलाता था, और 20 साल की उम्र ना होने की वजह से इसको फांसी की सज़ा नहीं मिली, सिर्फ इसको 20 साल की कैद दी गई। ठीक है, 20 साल की कैद होने के बाद छूट भी गया था ये। फिलहाल ये जो है इसने किंग की हत्या कर दी। किंग की हत्या का जिम्मेदार किसको माना गया? रशिया को, और रशिया के बाद इनडायरेक्टली जिम्मेदार सर्बिया को माना गया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी किसके ऊपर अटैक कर देते हैं? सर्बिया के ऊपर। जैसे ही ये सर्बिया के ऊपर अटैक करते हैं, ये बात कौन बर्दाश्त नहीं करेगा? रशिया, क्योंकि रशिया का पॉलिटिकल कंट्रोल थोड़ा बहुत सर्बिया के ऊपर है। तो रशिया क्या बोलेगा? वो सर्बिया को बचाने के लिए किस पे अटैक करेगा? ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर अटैक होता हुआ कौन नहीं देख पाएगा? जर्मनी। तो जर्मनी किसके सपोर्ट में आ जाएगा? यहाँ ऑस्ट्रिया और हंगरी के सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रशिया का एलाय कौन है? फ्रांस। रशिया का एलाय कौन है? फ्रांस। जब जर्मनी और ऑस्ट्रियन ये एम्पायर एक साथ आएंगे तो इनको सपोर्ट करने के लिए कौन चलाएगा? फ्रांस चलाएगा। जैसे ही फ्रांस इनको सपोर्ट करने के लिए आया, तुरंत यहाँ से कौन उठा? ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर बोला कि चलो भाई अब टीम ही बन रही है तो मिलके बनाते, चलो प्लेइंग 11 में खेलते, है ना। तो इन्होंने क्या करा? यहाँ से उठाए, और उठाने के बाद ऑटोमन एम्पायर यहाँ से आके सपोर्ट कर देता है। ऑटोमन को सपोर्ट देखता हुआ बर्दाश्त नहीं हुआ किससे? यूनाइटेड किंगडम से। और यूनाइटेड किंगडम किसकी तरफ जाके मिल जाएगा? यूनाइटेड किंगडम रशिया, फ्रांस, इन सब के साथ में जाके मिल जाएगा। अब ये शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर प्रथम। मतलब एक कंट्री की गलती, जिसको हम बेसिकली एक लड़के की गलती मान सकते हैं, कि उसने एक गलती करी कि फर्डिनेंड की गुस्सा में आके हत्या कर दी, और उस हत्या ने क्या करा? अंधाधुंध एक दूसरे के साथ में ग्रुपिंग वाले नेशंस को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे ग्रुपिंग जो भी नेशंस की हुई, उन सारे नेशंस ने एक दूसरे को अटैक करना शुरू कर दिया। कारण समझ आ गया आपको? मेन कारण यहाँ पे, अगर इमीडिएट कॉजेस की मैं बात करूँ तो इमीडिएट कॉजेस को हमें यही दिखाई देता है कि फर्डिनेंड की हत्या हो गई, उसी के तुरंत बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने कहाँ पे अटैक कर दिया था? सर्बिया पे। और सर्बिया को बचाने के लिए रशिया चला आया। ठीक है, और रशिया पे अटैक को देखकर जर्मनी ने किसको सपोर्ट कर दिया होगा? ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट कर दिया होगा। ठीक है, जर्मनी का सपोर्ट देख के यहाँ पे गुस्सा कौन हो गया होगा? फ्रांस हो गया होगा। फ्रांस ने किसका सपोर्ट कर दिया होगा? यहाँ पर रशिया का सपोर्ट कर दिया होगा। फ्रांस को देख के यहाँ पे कौन चलाया? ऑटोमन एम्पायर चलाया। ऑटोमन को देख के कौन चलाया? यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन चलाया। ठीक है, तो ये आपस में एलाय कह लो आप, कुछ एलाइज बन गई जिन्होंने केंद्रीय शक्तियों के लिए इसमें यहाँ पे एक वॉर डिक्लेयर कर दी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इटली का रोल आपसे कहूँ, इटली का रोल क्या था, तो इटली इस समय में इन नेशन के साथ में था, फ्रांस के साथ में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ में और रशिया के साथ में। जो स्टार्टिंग का जोन दिखता है वो कुछ ऐसा ही दिखता है कि इटली उनको फेवर कर रहा है। हालांकि अगर आप देखो तो इटली और जर्मनी की अच्छी खासी दोस्ती थी। उसके बाद में भी इटली अगर आपको दिखाई देगा तो कहाँ दिखाई देगा? यूके के साथ में दिखाई देगा, यहाँ पे या तो आपको रशिया के साथ में दिखाई देगा, फ्रांस के साथ। क्योंकि इटली इसलिए परेशान था कि जर्मनी इंपीरियलिज्म की पॉलिसी अपनाता है, और उसको सबसे ज्यादा नुकसान किसको पता था? इटली को ही तो होता था। तो सबसे ज्यादा बाउंड्री इसी की कब्जे करने के लिए निकल पड़ता था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर
सारे कंट्री एक दूसरे के सहयोगी भी बन गए और सारे कंट्री एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए। यहाँ तक बात क्लियर है। हमने दो कारण पीछे पढ़े अभी प्रॉपर तरीके से। एक कारण हमने पढ़ा था कि विस्तारवादी नीति या इंपीरियलिज्म की पॉलिसी को अपनाया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे विश्व युद्ध प्रथम क्रिएट हुआ होगा। दूसरा कारण हमने पढ़ा कि कुछ संधियां हो गई थी, जैसे त्रिपक्षीय संधि और त्रिपक्षीय सौहार्द, उसके तौर पर यहाँ पर वॉर क्रिएट हो गया होगा, एक कारण बना होगा, एक दूसरी कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट करने आ गई होंगी। और अब तीसरा जो हमने इमीडिएट कॉज देख लिया, वो हमें समझ आ गया कि फर्डिनेंड की हत्या ही इसका मेन कारण है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा वॉर क्रिएट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे चलते। जो फैक्ट है, जो चीजें हैं, उसकी चिंता मत करो, अभी आगे चल के हम लोग सबको देखते चले, ठीक है। अगले कारण की तरफ चलते हैं। तो अगला कारण है सैन्यवाद, ठीक है। अगला कारण क्या है? सैन्यवाद। मिलिटरिज्म को बोलते हैं सैन्यवाद। बेसिकली इस समय में सभी कंट्रीज, लगभग 20वीं शताब्दी में जब हमने एंटर किया था, तो सभी कंट्रीज सैन्यवाद को बढ़ावा देने लगी थी। सैन्यवाद को बढ़ावा देने का मतलब ये भी होता है कि सैन्यवाद बढ़ावा देता है हथियारों को, ठीक है। जितनी सेना रखोगे उतने हथियार बढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो पावरफुल सेना होगी। तो जितनी सेना क्रिएट की जाती थी, उतनी सेना के साथ साथ में देखने को मिलता है उतने हथियारों को भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाता था, ठीक है। तो सैन्यवाद यहाँ पर क्रिएट होता चला गया। एक सेना दूसरी सेना से अच्छी बनना चाहती थी। अब जर्मनी की सेना भाई इटली की सेना से अच्छी तो बनना चाहिए, या फ्रांस की सेना जर्मनी की सेना से अच्छी बनना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे की बाउंड्री को टच करते हुए नेशन है। और अगर इन बाउंड्रीज के जरा भी खतरे को भापा जाए तो सारी कंट्रीज एक दूसरे की जमीन को हथियाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई थी, ठीक। तो यहाँ पर एक कारण क्या बन गया? वो कारण बन गया सैन्यवाद। कि सैन्यवाद की बढ़ोतरी मतलब यहाँ पर हथियारों में बढ़ोतरी या सेनाओं में बढ़ोतरी ने कहीं ना कहीं एक कारण बना जो विश्व युद्ध को क्रिएट करता है। राष्ट्रवाद, इसकी चर्चा तो हम लोग कल कर चुके हैं। राष्ट्रवाद मैंने आपको बोला था, जब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट होता है, जब ऐसा अति राष्ट्रवाद किसी के मन में आ जाए, तो वो क्या करता है? दूसरे नेशन पे कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ठीक है। चाहे अभी हम विलियम सेकंड को देख लें जो जर्मनी के शासक हैं, चाहे जर्मनी के शासक के तौर पर आगे हिटलर को भी देख लें, इन सब के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता था, वो था अति राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट। मतलब ये राष्ट्रवाद के सिद्धांत को इतना मन पे ले गए थे कि इनको लगा कि अपने नेशन की तरह सारे नेशन होने चाहिए। अगर मैं हिंदी बोलता हूँ तो बगल वाला भी हिंदी बोले, ठीक है। अगर मैं इस तरीके के वस्त्र पहनता हूँ तो बगल वाला भी वही वस्त्र पहने। अगर मेरी ट्राइब ऊंची है तो इसकी भी ट्राइब वैसे ही मैं अपनी तरह बना के रहूंगा। तो वो सब इसके ऊपर क्या करा करते थे? अपने आप को प्रेशर डाल के एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की होड़ लगी हुई थी, जिसके अंदर राष्ट्रवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। यहाँ पे मैंने देखिए उसी की बात करी थी, स्लाविक नेशन वगैरह की ऑस्ट्रिया हंगरी ने कैसे कंट्रोल किया था, और बोस्निया या हर्जेगोविना यही जगह है जिसकी हम लोग यहाँ पे बात किए थे, ठीक है। हर्जेगोविना, बोस्निया के नीचे कौन सी थी? हर्जेगोविना, दोनों साथ ही में आगे हैं, इसलिए एक की भी बात कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। तो इस इलाके के ऊपर इन्होंने क्या करा? अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना दूसरे नेशन ने शुरू कर दिया था, जिसको राष्ट्रवाद के सिद्धांत के जनक के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। तो एक कारण तो राष्ट्रवाद भी रहा। तो हर जगह राष्ट्रवाद अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है। एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट के तौर पर राष्ट्रवाद कहाँ देखा जा रहा है? विश्व युद्ध में देखा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रवाद के बारे में कुछ नकारात्मक तथ्यों को लिखेंगे तो आप वर्ल्ड वॉर 1 दिखा देंगे, बता देंगे कि एक कारण था राष्ट्रवाद जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 तक हो गया, ठीक है। तो वहां पे दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद में कोई भी ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस समय में नहीं था जो आपसी मतभेद या संधियों को सुलझा सके, ठीक है। तमाम नेशंस एक दूसरे के साथ में अपनी मर्जी से आते थे, अपनी मर्जी से वॉर लड़ते थे, अपनी मर्जी से चले जाते थे, कोई किसी का कंट्रोल ही नहीं था किसी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी संस्था का ना होना, क्योंकि ना तो इस समय लीग ऑफ नेशन था, ना यहाँ पे यूनाइटेड नेशन था, कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो सभी कंट्रीज, सभी नेशंस को एक साथ मिल के वहां पर किसी भी तरीके से समझा सके, है ना। तो कोई समझाने वाला उस समय में घर का बड़ा था नहीं, जिसकी वजह से ये सब आपस में लड़ते रहते, ठीक है। तो किसी भी संस्था का ना होना एक कारण के तौर पर माना जाता है। और फिर हमने बात करी फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है। तो फर्डिनेंड की हत्या इसका एक कारण इमीडिएट कॉजेस को माना जाता है कि फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद में युद्ध छिड़ गया, ठीक है। और युद्ध के छिड़ने की डेट एक तरीके से मानी जाती है 28 जुलाई 1914, जो अभी हम ऊपर भी देख के आए, और 11 नवंबर 1918 इसके अंत की तारीख माना जाता है, ठीक है। तो इस डेट से ये पूरा का पूरा वॉर
क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी बातें कौन कैसे इसके अंदर ऐड होता चला गया वो सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 3 चरण में या 3 स्टेजेस में हम इस पूरे वॉर को पढ़ते हैं। 3 स्टेजेस की बात करें तो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, मतलब पश्चिमी शक्तियां और पूर्वी शक्तियां, उसमें एक विक्टम दिखाई देता है। और दूसरी तरफ वॉर ऑफ एट्रिशन, मतलब जिस तरीके के वॉर चलेंगे, लड़ाइयाँ चलेंगी, उन लड़ाइयों का प्रभाव क्या रहा, उन प्रभावों को देखेंगे। और उसके बाद में रशिया आउट होता है, यूएसए इन होता है, वो वाला कॉन्सेप्ट भी 1917 के अंदर हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, बस उससे पहले एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे जो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट की बात हो रही है, वो वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। ये है पूरा का पूरा जर्मन स्टेट। ठीक है, जर्मन स्टेट। ठीक, जर्मन स्टेट, जर्मनी कैसा दिखाई देता था, ऐसा पार्टीशन दिखाई देता था। पार्टीशन की बात करें तो ये वेस्टर्न जर्मनी था और ये ईस्टर्न जर्मनी। यहाँ पे जो हम वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट की बात कर रहे हैं, इसका लेना देना या तात्पर्य किससे है, वो जर्मनी से। ठीक है, जर्मनी बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल शक्ति था, और पावरफुल शक्ति होने के नाते जर्मनी का विभाजन दिखाई देता है। यहाँ पे बड़ी मेहनत से हम लोग पढ़ के आए थे कि 1871 के अंदर जर्मनी का एकीकरण हो गया था, पढ़ा था ना हमने। लेकिन जर्मनी के एकीकरण के बाद में जब संधियां होना शुरू हुई 1892 1907, उसने जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक वेस्टर्न जर्मनी बन गया और एक ईस्टर्न जर्मनी बन गया। ठीक है, अब इस मैप के अंदर आप लोग देखिए, वेस्टर्न और ईस्टर्न जर्मनी को अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो जर्मनी का पूरा पोर्शन है, जर्मनी का पोर्शन वेस्टर्न और ईस्टर्न कैसे क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है। इस जर्मनी को 2 पार्ट में यहाँ पे आप डिवाइड कर दीजिए। इस वाले पार्ट को अगर ईस्टर्न जर्मनी को देखें तो किसने कंट्रोल में लिया हुआ था, रशिया ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। वेस्टर्न जर्मनी के अगर पार्ट को देखेंगे तो किसने कंट्रोल में लिया हुआ था, फ्रांस ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ था। ठीक है, तो जर्मनी अभी भी एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं था। अगर देखा जाए, जर्मनी अभी भी 2 फ्रंट में बटा हुआ था, एक पश्चिमी फ्रंट और एक पूर्वी फ्रंट। ठीक है, तो 2 फ्रंट के अंदर बटा था, जिसकी वजह से जर्मनी इस वॉर के अंदर कूदा होगा, शायद खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जर्मनी अपने आप को कंप्लीट इंडिपेंडेंट अब देखना चाहता था इस समय में, इस वजह से एक बड़ा कारण भी रहा होगा जो जर्मनी इस वॉर के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ होगा। ठीक है, वरना मुद्दा तो वही यहाँ का था, ये वाला मुद्दा था ना, बोस्निया वाला, सर्बिया वाला। इस मुद्दे के अंदर जर्मनी को क्या लेना देना था, ये एम्पायर तो हंगरी के अंदर में था, ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। तो जर्मनी क्यों कूद गया होगा, एक कारण तो एलाई, हम बोलते हैं कि चलो एलाई था ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक दूसरे के, लेकिन फिर भी जर्मनी इसके अंदर क्यों कूदा होगा, क्योंकि वो इस वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट के प्रिंसिपल से अत चुका था कि कुछ रशिया लेके चला जाता है और कुछ फ्रांस अपना कंट्रोल दिखाता है। तो इस वजह से जर्मनी भी अपने आप को इंडिपेंडेंट करना चाहता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एक सैंडविच की तरह बना हुआ है जर्मनी फ्रांस और रशिया के बीच में। तो फ्रांस और रशिया दोनों इसका पूरी तरीके से दुरुपयोग किया करते थे। ठीक, चलिए, एक तो कारण ये बन गया। एक कारण के बाद में अगर हम लोग अगला कारण की बात करें, वॉर ऑफ एट्रिशन। वॉर ऑफ एट्रिशन तो बहुत सारे वॉर सभी एक एक करके आपको देखने को दिखाई देंगे कि क्या क्या यहाँ पर स्टेजेस हैं, पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। ये वॉर ऑफ एट्रिशन की एक श्रृंखला 14 से लेकर 18 तक चलेगी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा है तो उसे कोई एक वॉर या एक बैटल या एक युद्ध का नाम नहीं देते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 के अंतर्गत हो सकता है 85 वॉर हुए, है ना, समय समय पे 4 साल के अंदर हो सकता है 85 वॉर हुए। उनकी क्या क्या क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को वॉर ऑफ एट्रिशन के तौर पर मानते हैं और रशिया इन इसकी बात हम लोग करते हैं। चलिए, अभी यहाँ से इवेंट शुरू होते हैं। क्या क्या इवेंट्स रहे थे उस समय में, क्या क्या उस समय में घटनाएं हुई होंगी, उन घटनाओं की एक एक करके बात कर लेते हैं और सबको एक एक करके समझ लेते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 1 जब स्टार्ट हुआ तो क्या क्या चीजें उस समय में हुई होंगी। ठीक है, पहली चीज तो आपको पता है 28 जून 1914, ये डेट भी ध्यान रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि 28 जुलाई तो आपको याद हो गई होगी कि वॉर स्टार्ट हो गया ऑफिशियली। जस्ट उससे 1 महीना पहले क्या हुआ था, फर्डिनेंड की हत्या की गई थी। ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम प्रिंसिप था। क्या नाम था, प्रिंसिप था। 19 साल का जो लड़का मैं बार बार बात कर रहा हूँ उसका नाम क्या था, प्रिंसिप। और यूनाइटेड स्टूडेंट्स यूनियन का वो एक सदस्य था जो इसको आजाद कराना चाहते थे, स्लाविक कंट्री को आजाद कराने की होड़ में लगे हुए थे। तो एक ऐसा व्यक्ति जो इनकी हत्या कर देता है। इस हत्या के बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक कर देते हैं किसके ऊपर, सर्बिया के ऊपर। ठीक है, और ये अटैक की डेट क्या है, 28 जुलाई 1914। क्या डेट है, 28 जुलाई 1914। तो लोग नोट करना शुरू कर दोगे अब तो सब, तो कैसे काम चलेगा, फिर पीछे से नोट करो, इसको बाद में बताता हूँ। फिर करो, फिर हेडिंग डालो वर्ल्ड वॉर 1, वरना बीच बीच में लिखते हो। फिर ये लिख लिया ना, ये तो मैं छोड़ के गया था, लिख ही लिया होगा आप लोग। युद्ध के कारण लिखो, वर्ल्ड वॉर 1 और उसके कारण लिखो।
कारणों को डिटेल में नहीं लिखा रहा मैं कुछ, बस हेडिंग लिख लो उसकी। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। सेकंड पॉइंट पे लिख लेना परस्पर रक्षा सहयोग, और उसमें ये 2 पॉइंट लिख लेना बस, त्रिपक्षीय संधि और त्रिपक्षीय सौहार्द। ठीक है, त्रिपक्षीय संधि और त्रिपक्षीय सौहार्द। और इसमें नेशंस के एग्जाम्पल लिख लेना, कौन सी संघ में कौन कौन से नेशन ने इसके साथ में पार्टिसिपेट किया, नेशन से पार्ट लिखना। आज क्लास में क्या पढ़ोगे ऑनलाइन वाले को तुम लोग? टॉपिक बताओ अपने अनुसार, अगर पीसीएस दिमाग में हो तो बताओ, उस हिसाब से पढ़ाया जाए। अगर दिमाग में पीसीएस है तो बताओ, फिर उस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम है अक्टूबर के अंदर, है ना? हाँ, दो इस बार तो 2 उसमें 2 दिनों में करा है। ये गलत कर रहे हैं। कौन? आयोग वाले गलत कर रहे हैं, तुम गलत नहीं कर रहे यहाँ बैठ। एक ही दिन माना तो ठीक रहेगा। अरे होगा, हमारा कुछ इशू नहीं, उन्हें भी कहा हमने पैसा थोड़ी खर्च करना है, इसमें तो पैसा खर्च होगा ना ज़्यादा, वो क्यों पैसा खर्च करना चाहिए इसका? एक ही दिन में निकाल खत्म कर देते हैं, और हर कोई संस्था चाहती है। 2 दिन का प्रेशर, बर्डन, पावर, रिसोर्सेज कहाँ से लाएंगे सब? मैन पावर की तो लगी थी सर, कहाँ से लाएंगे? उनकी कुछ मजबूरी है, समझो। और तुम्हें 2 दिन थोड़ी जाना है, तुमको 1 दिन जाना है। यस सर, ऐसा हो सकता है एक दिन का पेपर लीक हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। एक दिन का लीक हो जाए तो दूसरे वाले के लिए तैयारी हो रही है। चलो ये भी सही, 2 पेपर बनेंगे फिर तो उस हिसाब से लिख लिया। अब इसमें एक रफली डब्बा बना लो, गोला बना लो पूरा, जैसे आपका गोला बनाते हैं ना, पूरा मैप मत बनाना, ऐसे करके एक गोला बना लो बस, और उस गोले में बस लोकेशन मेंशन कर दो कि कौन सी कंट्री आपको कहाँ पे है, पता चल जाए बिना मैप देखे भी। ऐसे करके पूरा सर्किल बना लो, ठीक है, और उस सर्किल के अंदर बस मेंशन कर दो डब्बे बना के कि कौन सी कंट्री कहाँ, ठीक है। इधर रशिया दिखा देना, इधर जर्मनी दिखा देना, इसको ऐसे बीच में पार्टीशन दे देना, इधर ऑस्ट्रिया हंगरी दिखा देना, नीचे ऐसे फिर एक पार्टीशन दे देना, ठीक है। यहाँ पे बुल्गारिया, सर्बिया या बोस्निया, ठीक है, इधर ऑटोमन एम्पायर दिखा देना। ऐसे करके बस एक तरीके से सर्किल बना के जल्दी से रफली इसको बनाना, बाकी फिर करते रहना घर पे जैसे भी करो।
अगला कारण लिख लो सैन्यवाद, अगला कारण लिख लो सैन्यवाद। मिलिटरिज्म भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। इंपीरियलिज्म उसी में आ जाएगा, साम्राज्यवाद जो आपने पहला वाला पॉइंट लिखा उसी के अंदर एक पार्ट आ जाएगा। ऑटोमन से कोई ऑटोमन का पार्ट थोड़ी है, ऑटोमन उसको तो बस कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल कंट्रोल उसका करता है। ऑटोमन जितना दिख रहा है एक्चुअल में इसकी क्वांटिटी नहीं है, इसीलिए प्रैक्टिकल भी का इलाका है प्रॉपर्टी जैसे ऑटोमन उसके ऊपर रहता है। बाकी जो इलाका आपको पूरा दिख रहा है, जितना पूरा मैप दिख रहा है दिल्ली से इधर इधर का जितना इलाका था इस समय में ये कंट्रोल करते थे जब 1914 की बात है। लेकिन उससे पहले से 15वीं सेंचुरी 16वीं सेंचुरी ये पूरे मैप का सर्किल आपको दिखा है, सबका ऑटोमन था। इससे पहले रोमन का कंट्रोल था, रोमन का खत्म कर दिया और ऑटोमन इस तरीके से सैन्यवाद के बाद हाँ राष्ट्रवाद भी एक पॉइंट रहेगा, राष्ट्रवाद को भी लिख लीजिए। राष्ट्रवाद या जिसको हम लोग अति राष्ट्रवाद का भी एक नाम देते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रवाद या अति राष्ट्रवाद अटैच करके चैनल पर लिख लेते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है। अब देखिए इस राष्ट्रवाद को अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो इस राष्ट्रवाद को एक्सप्लेन करोगे कैसे, ठीक है। एक तो वही जर्मनी क्या कर रहा था, अपनी बाउंड्रीज को जिस तरीके से विस्तार कर रहा था, वो विस्तारवादी नीति उसका अति नेशनलिज्म या अति राष्ट्रवाद का एक सिद्धांत कहला सकता है। और राष्ट्रवाद कौन सा एक सिद्धांत कहला सकता है? अभी हाँ, अभी आप स्लैविक नेशन वाला जो एग्जाम्पल देखे थे कि वो साउथ स्लैविक बनाना चाहते थे, उनका वो राष्ट्रवाद है, वो अपने नेशन को क्रिएट करना चाहते हैं, एक अलग नेशन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो उस फिलॉसफी के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव, ये भी लिख लीजिए एक कारण है इसका, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव भी था। ठीक है। और अगले कारण पे लिख लीजिएगा तत्कालीन कारण फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, या आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या, ठीक। इनकी हत्या कर दी गई जो इस समय में कहाँ के राजा थे? ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा बनने वाले थे, जस्ट क्राउन बैठने ही वाले थे, उससे पहले इनकी हत्या कर दी। ठीक है, चलिए उसके बाद में आप इवेंट्स पे आते हैं, ठीक है। अब पहले एक एक इवेंट सुन लेना, उसके बाद लिखते चलना, ठीक है। 4-5 इवेंट बता दूंगा पहले मैं, उसके बाद बोल दूंगा, टाइम दे दूंगा, लिख लेना, लेकिन पहले सुन लेना, बाद में कोई समस्या होती है समझ। देखिए पहली बात हो रही है यहाँ पे, प्रिंसिप ने असासिनेट कर दिया या हत्या कर दी फर्डिनेंड की, ये पॉइंट तो क्लियर है, समझ आ गया। 1 महीने बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने इसके ऊपर अटैक कर दिया, और अटैक करने के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने किसके ऊपर अटैक कर दिया होगा? सर्बिया के ऊपर अटैक कर दिया होगा, और सर्बिया को बचाने के लिए यहाँ पे कौन आ गया होगा? रशिया आ गया होगा। ये 28 जुलाई की घटना है, बहुत क्लियर है, इसमें कोई समझने वाली बात भी नहीं थी, ठीक है। 1 अगस्त 1914 में जर्मनी ने डिक्लेयर्ड वॉर कर दिया किसके ऊपर? रशिया के ऊपर, क्योंकि जर्मनी किसका एलाय है? जर्मनी एलाय है भाई ऑस्ट्रिया और हंगरी का।
ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट देने के लिए जर्मनी इस वॉर में कूदा और इसने अटैक कर दिया रशिया के ऊपर। दो कारण हम माने अगर जर्मनी के अटैक करने के, पहला कारण वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट, है ना, कि दो फ्रंट के अंदर टूटा हुआ था, ये रशिया से अपने आप को आजाद कराना चाहता है, रशिया से दुखी है, इस वजह से किसके ऊपर अटैक करेगा, रशिया के ऊपर अटैक कर देगा। जर्मनी ने किस पे अटैक कर दिया, रशिया के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और दूसरा कारण हम लोग किसकी बात करेंगे कि जर्मनी किसका एलाय था, ऑस्ट्रिया हंगरी का एलाय था। तो वो दो बड़े कारण हम अगर काउंट करें कि जर्मनी के अटैक करने के क्या थे, तो इनको माना जाएगा। 1 अगस्त के अगले दिन 3 अगस्त 1914 को जर्मनी ने अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर, ठीक है, जर्मनी ही अटैक कर दिया, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ ना कि ये सैंडविच बना हुआ है बीच में, है, इधर वाला कंट्रोल फ्रांस के हाथों में, इधर वाला कंट्रोल रशिया के हाथों में, और ये बीच में किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर रहा था फ्रांस, ठीक। नाराजगी थी, वो नाराजगी फूट गई कहीं ना कहीं, इसको मौका भी चाहिए था कि कोई कंट्री मेरे साथ आके खड़ी हो जाए, बस एक बार मैं वो तरीका निकाल दूं। और इसने तरीका निकाल के सबसे पहले अटैक रशिया पे करा। इधर अटैक करा ही करा था कि आप ज्यादा समय का डिफरेंस भी नहीं देखोगे, 1 अगस्त से अगला ही 1 दिन का डिफरेंस देखेगा। 3 अगस्त को इसने तुरंत इस पर अटैक कर दिया, फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और ये दोनों सक्सेसफुल अटैक माने जाते हैं जर्मनी के, किसके ऊपर, रशिया और फ्रांस के ऊपर। दोनों सक्सेसफुल अटैक थे, लगभग बहुत दूर तक खदेड़ के रख दिया था इसने फ्रांस और रशिया जैसे इलाकों को, ठीक है। अकेले बीच में बैठ के सोचिए कितना उत्पात मचाया हुआ था। ऑस्ट्रिया हंगरी स्टार्ट करता है वॉर, और इस पूरी वॉर सीरीज में आपको अब देखने को कौन मिलेगा, जर्मनी 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 जर्मनी, सब जगह जर्मनी देखने को मिलेगा, ठीक। 4 अगस्त 1914 अगला ही दिन जर्मनी जो है बेल्जियम से पेरिस के लिए मार्च कर गया। पेरिस कहाँ है भाई बताओ, फ्रांस, फ्रांस की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी में घुसने का मतलब तो भाई पूरे फ्रांस पर कंट्रोल होता है ना। तो ये कहाँ पे मार्च कर गया, पेरिस के अंदर मार्च कर गया, और इसने कंट्रोल भी कर लिया पेरिस को। इसको कंट्रोल कर लिया, पेरिस को, पेरिस को कंट्रोल कर लिया। और पेरिस पे जैसे ही कंट्रोल हुआ जर्मनी का, ये बात ऊपर बैठे हुए यूके को समझ में आई। यूके कौन, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने अब एंट्री ली वॉर के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन ने बोला मैं तो रशिया का भी एलाय हूँ और मैं किसका एलाय हूँ, फ्रांस का भी एलाय हूँ। और अगर फ्रांस के अंदर जर्मनी घुसा और फ्रांस पे कंट्रोल किया, तो फ्रांस के बाद अगला नंबर ऊपर किसका था, ब्रिटेन का। ये फ्रांस है, ऊपर क्या था, ब्रिटेन ही तो था। तो अगला नंबर, ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही थी यूके को, ये अगला नंबर मेरा ही हो सकता है, ठीक है। तो अगर अगले नंबर से बचना है तो पहले ही घुस जाओ फ्रांस के अंदर, पेरिस को बचा लो। ये पेरिस तक घुस गए जर्मनी के लोग, और पेरिस में घुसते हुए इन्होंने पेरिस को कंट्रोल भी कर लिया। लेकिन एंट्री यहाँ पे 4 अगस्त 1914 में किसकी हो जाती है, ब्रिटेन की ऑफिशियली एंट्री हो जाती है यहाँ पे। और इस एंट्री के अंदर यहाँ पर प्रोटेक्ट कर ले जाता है वो फ्रांस को। फ्रांस की पेरिस को जीत चुका था, लेकिन ब्रिटेन के एंट्रेंस की वजह से क्या हुआ, उसको यहाँ से वापस जाना पड़ता, ठीक है। अगली तारीख की तरफ बढ़ते हैं, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा रुकते हैं सब लोग। और 26 अगस्त 1914 को अगली घटना होती है, ठीक है, जिसको टेनेनबर्ग का बैटल माना जाता है। टेनेनबर्ग का बैटल जर्मनी और रशिया के बीच होता है। किसके बीच में, जर्मनी और रशिया। भाई फ्रांस जो है अपना फोकस, यहाँ पे जर्मनी जो है अपना फोकस कहाँ लगाया हुआ था, अभी फ्रांस में। बोले फ्रांस के टेरिटरी को कंट्रोल करना है कैसे भी करके, और फ्रांस को आगे सपोर्ट किसने दे दिया, ब्रिटेन। ब्रिटेन फ्रांस एक हो गए यहाँ पे आगे। तो अभी जर्मनी ने सोचा कि इधर अटैक करना तो अभी सही नहीं, वापस किधर चलो, रशिया की ओर चलो, ठीक है। तो इसने क्या करा, चलो लड़ते रहना। जर्मनी सोच के आया था, बोले वॉर में वापस नहीं जाऊंगा, अब आ गया हूँ, घुस गया हूँ, तो लड़ता रहूंगा, चाहे इधर वालों को मारो चाहे इधर वाले को मारो, किसी को मारो, दोनों मेरे दुश्मन, ठीक है। तो इसलिए सोच के एंटर किया था वॉर के अंदर। फ्रांस के ऊपर जब ब्रिटेन का कंट्रोल आया, या फ्रांस ब्रिटेन साथ में आ गए, तो ये वहां से थोड़ा हट गया, कूटनीति कह लो इसकी, और कूटनीति के सारे वहां से हट के ये किधर पहुंच गया, वापस रशिया की तरफ। इसने बैटल ऑफ टेनेनबर्ग हुआ इस समय जर्मनी और रशिया के बीच में, जिसमें इसने रशिया को हरा दिया। किसको हरा दिया, रशिया को। एक बार ऊपर हरा चुका है रशिया को, एक बार फिर से रशिया को इसने हरा दिया, और ये बैटल ऑफ टेनेनबर्ग कहलाता है। इस बैटल को हारते देख सितंबर 1914 का समय आया, ठीक है। यहाँ पर एक बैटल होता है जिसको बैटल ऑफ मार्ने के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ मार्ने मतलब मारने की लड़ाई, और ऊपर यहाँ पर मारने की लड़ाई, मारने वाली लड़ाई है ना, ऐसी समझ लो, तुम लोग इसी बात कर रहे हैं। बैटल ऑफ मारने या मारने की लड़ाई जो यहाँ पे हुई थी, इसके अंदर एलीड पावर्स वर्सेस जर्मनी यहाँ पर वॉर हो गया, ठीक है। एलीड पावर्स कौन कौन सी है यहाँ पे, कौन कौन सी एलीड पावर्स की बात करेंगे तो मित्र राष्ट्र ही तो हैं सारे के सारे। और मित्र राष्ट्रों में कौन कौन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, ठीक है, और कोई है, यूएसए आएगा बात, अभी फिलहाल नहीं आया। तो अभी हम 3 कंट्री मान ले, ये 3 कंट्री ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस,
ये तीनों मिलके यहाँ पर एक वॉर लड़ती हैं, बैटल ऑफ मार्ने का नाम दिया जाता है। सोचिए, फ्रांस है, ब्रिटेन है, रशिया है, तीन पावर एक साथ मिलकर अकेले किससे लड़ेंगे? जर्मनी से। मैंने बोला ना, एक छोटा सा स्टेट जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना पावरफुल स्टेट है ये, जिस स्टेट को यहाँ पे हरा पाना, रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल था। ठीक है, अब इन सब से मिलके जर्मनी अकेला लड़ता है और यहाँ पर इस डेट में सितंबर 1914 को फाइनली फ्री कर देता है किसको? पेरिस को। ये फ्रांस को बचाने की लड़ाई थी एक तरीके से, जिसमें सारी कंट्री मिलकर फ्रांस को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि पेरिस के ऊपर ये वॉकआउट तो वापस कर लिया था, लेकिन उसका कंट्रोल इसने अभी भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो एक इसमें क्या हुआ, बैटल ऑफ मार्ने में पेरिस को टोटली फ्री करा लिया गया। किससे? जर्मनी से। जर्मनी से बैटल ऑफ मार्ने में पूरी तरीके से पेरिस फ्री करा लिया गया, और साथ ही साथ में क्या हुआ, जर्मनी ने रशिया को भी ब्लॉक कर दिया। ठीक है, एक तरफ भले से हार गया हो, इसे पेरिस छोड़ना पड़ गया हो, लेकिन इसने रशिया को चोक कर दिया, और रशिया को ऐसा चोक किया कि रशिया अब आगे एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। रशिया पूरी तरीके से संकुचित होकर रह गया, और रशिया अगर अपनी बाउंड्री की टेरिटरी को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करता, तो इसने इतनी आर्मी बिठा दी थी बॉर्डर के ऊपर कि वो क्रॉस करने से भी अब घबराते। ठीक है, रशिया यूएसए सारे बड़ा नाम लगता होगा, लेकिन जर्मनी के सामने उसमें बहुत छोटा नाम था। ठीक है, इतनी पावरफुल थी उसमें जर्मनी। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं नवंबर 1940, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ यप्रेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला बैटल, ऐसे 3 बैटल हुए यप्रेस के, 3 बैटल में ये पहला बैटल है। ठीक है, जर्मन पावर को इस समय स्टॉप कर दिया गया, वो इंग्लिश पावर्स को क्रॉस करने वाली थी। चलो अब यहाँ तो समझते हैं हम लोग मैप में। ठीक, ये समझ आएगा। देखिए, जर्मन आपको हर जगह जर्मन 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 दिख रहा है। एक वॉर को अगर हम हटा दें शुरू के पहले वाले में, जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अटैक किया था, उसके अलावा अभी तक इतनी सीरीज में हमने सिर्फ इसका नाम सुना, जर्मनी का, और इसमें ऑस्ट्रिया हंगरी कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जर्मनी अकेला भी लड़ रहा है ना, ये भी दिखाई दे रहा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस जर्मन एम्पायर ने यहाँ पर रहते हुए रशिया को तो चोक कर दिया पूरी तरीके से। ठीक है, चोक करने का मतलब ये अपनी पावर को एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, इससे ज्यादा ये अपनी पावर को अब नहीं बढ़ा पाएगा, क्योंकि पूरी बाउंड्री पे इसने क्या करी, आर्मी बैठा, और इससे बाहर निकलना लगभग इम्पॉसिबल था। ठीक है, सी रूट्स के ऊपर भी उस समय आर्मी थी, यहाँ पर बाल्टिक सी तक के ऊपर इसने अपनी आर्मी को बैठा दिया था, जो नेवल आर्मी हुआ करती थी पूरी तरीके से। सब आर्मी पूरी तरीके से घेरे बैठी हुई है रशिया। ठीक, दूसरा फोकस फ्रांस की तरफ था, लेकिन फ्रांस को सपोर्ट करने कौन आया था? यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन यहाँ आ गया था सपोर्ट करने के लिए। तो भाई ये वॉकआउट कर गया, बोले चलो यहाँ से वापस चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर अभी यहाँ पे हम अपना कंट्रोल स्थापित नहीं कर सकते तो वापस चलते, क्योंकि तीनों मिलकर लड़ने लगे थे ना इससे, तो यहाँ पे इसको वॉकआउट करना पड़ा। लेकिन जर्मनी बोला बदला तो लूंगा, और बदला लेने के लिए कहाँ घुस गया ब्रिटेन। ठीक है, फ्रांस को छोड़ दिया इसने, बोले ब्रिटेन घुसा कैसे बीच में, क्यों आए बीच में, तो अब बीच में आया तो चलो। ठीक है, और ये क्या हुआ, इस पूरे के पूरे इंग्लिश चैनल को क्रॉस करता हुआ, इंग्लिश चैनल क्रॉस करने का मतलब वही होता है जीएमटी लाइन। ठीक है, क्या होता है? जीएमटी लाइन जिसको हम बोलते हैं, जिसको क्रॉस करने का मतलब है इंग्लैंड की मेन टेरिटरी के अंदर घुस जाना। अब सोचिए, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर ये आके घुस गया, इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर रहा था। इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने का मतलब होता था, देखो जर्मनी छोटे मोटे गेम नहीं खेलता था, वो सीधा सीधा ऐसा नहीं है कि पीछे 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 हल्के हल्के बाउंड्रीज कलेक्ट कर ले, बाउंड्रीज में जाके अपना प्रभाव जमा ले, सीधे कैपिटल में घुस जाता था, राजधानी में घुस जाता था। जैसे फ्रांस में घुसा, रशिया में घुस के उनकी बाउंड्रीज को कैप्चर कर दिया सारी, और ऐसे ही अब यूके के अंदर घुस गया। ठीक है, इतना पावरफुल स्टेट, पूरी दुनिया मान रही थी कि जर्मनी की जीत हो जाएगी, जैसे ये अकेला लड़ रहा है ना। और इसके साथ में इसे सपोर्ट भी तो दिख रहा था, ऑटोमन एम्पायर का भी सपोर्ट दिख रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी का भी सपोर्ट दिख रहा है, कि अगर कहीं नीड पड़ेगी तो इनको भी बुलाऊंगा। जर्मनी किसी से मदद ही नहीं मांगता था, बस एक एलाई के तौर पर रखा हुआ था कि जब नीड पड़ेगी, बहुत खराब स्थिति आ जाएगी, तब मैं तुम लोग को बुला लूंगा। ठीक है, अब इसने क्या करा, इंग्लिश चैनल क्रॉस करना शुरू कर दिया। इंग्लिश चैनल क्रॉस करना इतिहास की सबसे बड़ी घटना के तौर पर जाना जाता है। इंग्लिश चैनल क्रॉस करने का मतलब ये था कि यूरोप की उस समय सभी पवित्र राजधानियों के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित कर लेना। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश चैनल, क्योंकि इंग्लिश चैनल की मान्यता बहुत थी। इंग्लिश चैनल से ही सब डिसाइड होता है कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी, पूरी दुनिया कैसे चलेगी, ये इंग्लिश चैनल डिसाइड करता है। समय कैसे चलेगा पूरी दुनिया का, है ना, तो ये सब कहाँ से, इंग्लिश चैनल से डिसाइड होता है। और इसने घुस के कहा, इंग्लिश चैनल के ऊपर अटैक कर दिया और इंग्लिश चैनल को कंट्रोल करने की कोशिश की। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल बेसिकली
नवंबर 1914 बैटल ऑफ यूप्रेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको वापस वहां पे स्टॉप कर दिया गया इंग्लिश चैनल में घुसने से। क्यों? क्योंकि यूके, फ्रांस और रशिया अगेन फिर सारे के सारे एक साथ आए और एक साथ आके इन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल स्थापित कर दिया। ये सब बातें देखिए बैठ के यूएसए देख रहा है, अभी सिर्फ देख रहा है, अभी सिर्फ हथियार प्रोवाइड कर रहा है। तो तुम भी हथियार ले लो, तुम भी हथियार ले लो, तुम भी हथियार ले लो, सबको बांट रहा हूँ, जिसको चाहिए वो आके ले लो। किसी का कोई समर्थन नहीं, किसी को कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा हो कि मैं भाई बुल्गारिया की तरफ हूँ, सर्बिया की तरफ हूँ, या मैं इटली का साथ दूंगा, जर्मनी का साथ दूंगा, कुछ नहीं। उसके स्टेटमेंट ही नहीं आ रहे, सिर्फ शांत होकर हथियार अपने बेच रहा है। बैटल ऑफ यूप्रेस के बाद में 1915 आया और 1915 के अंदर जर्मनी ने ईस्टर्न फ्रंट को स्टॉप कर दिया और रशिया को रोक दिया कि वो ब्रिटेन और फ्रांस तक पहुंच पाए। अगेन फिर हमने भी बात करी कि इसने चोक कर दिया था ना रशिया को, ये फिर वापस आया और फिर वापस आने के बाद मैंने बोला था इसको, इसके अंदर एक चुल थी और वो चुल क्या थी कि मुझे बस वॉर लड़ते रहना है, जब तक वॉर होंगे तब तक मैं वॉर लड़ता रहूंगा। ये वापस आया। फ्रांस से इसको निराशा हाथ लगती थी तो किस पे अटैक करता था? रशिया को। यूके से निराशा हाथ लगती थी, किस पे अटैक करता था? रशिया। रशिया बड़ा सॉफ्ट इसने मान के रखा था और जब मौका अपना गुस्सा निकालना होता था किसको पीट देता था? रशिया को पीट दिया करता था। 1915 में फिर आया और फिर आगे एक चमाटा मार के चला गया, ठीक है। और रशिया पे ऊपर इसने अपनी गुस्सा निकाली और यहाँ पे रशिया कोशिश कर रही थी कि वो फ्रांस तक पहुंच जाए, यूके तक पहुंच जाए और उनकी पावर्स को, उनकी आर्मी को अपने साथ मिलाकर जर्मनी को रोक दे किसी तरीके से। लेकिन ये फिर पहुंचा और इसने फिर पहुंच के क्या करा? रशिया को फिर चमाटे लगाए और वहां पे रोक दिया 1915, ठीक है। 1915 अप्रैल मई में चले आते, ये हुआ सेकंड बैटल ऑफ यूप्रेस, ठीक है। सेकंड बैटल ऑफ यूप्रेस, जर्मनी परेशान हो गया था, फ्रांस में घुस नहीं पा रहा था, बहुत कोशिश करी, घुस के वापस आ गया। उसके बाद दूसरी तरफ यूके में नहीं घुस पा रहा था, कोशिश करी, वापस आ गया। इस बार इसने क्या करा? पॉइजनस गैसेस यूज कर डाले। ये वैसे ही हो गया कि जैसे उस समय में किसी ने न्यूक्लियर पावर को यूज कर दिया, ठीक है। पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसें यूज कर, जहरीली गैसें अपनी स्टेट को छोड़कर आसपास की सभी स्टेट में इन्हें जहर छोड़ दी, ठीक है। जहरीली गैसें छोड़ने का मतलब जो जो आर्मी बॉर्डर पे लगी हुई थी सिमटना शुरू हो गई। अब ये क्या था? वॉर के अगेंस्ट में था, वॉर के अगेंस्ट में था। ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता वॉर के अंदर, अगर वॉर होता भी है किसी ऐसे तरीके का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे आपने देखा ना न्यूक्लियर अटैक जब हुआ था हिरोशिमा नागासाकी वाला, तब उसका आज तक कितनी बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म होता है ना, क्योंकि वो अगेंस्ट दी वॉर थे। ऐसी किसी भी चीज को आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन ये हट चुका था, इसने बोला रशिया को तो बार बार समेट देता हूँ, लेकिन ये यूके और फ्रांस नहीं कंट्रोल आता है, इनको रोकना पड़ेगा कैसे। इसने क्या करा? पॉइजनस गैसेस को यूज करना शुरू कर दिया। पॉइजनस गैसेस इटली ही इसके जस्ट नीचे, पता है ना आपको? पॉइजनस गैसेस का प्रभाव कहाँ देखने को मिला? इटली में। मैंने बोला ना इटली शुरू में इनकी तरफ था, शुरू में था, लेकिन इटली एकदम नाराज हुआ, उसे गुस्सा आया, बोले जर्मनी तुमने क्या करा, तुम्हारी वजह से मेरे यहाँ की जनता मर रही है, पॉइजनस गैसेस आई मेरे यहाँ की, ठीक है। और वो पॉइजनस गैसेस का नुकसान इटली को देखना पड़ा। इटली वॉर में कूद गया 22 मई 1915 को, और 1915 के 22 मई के वॉर के अंदर इटली ने किसको ज्वाइन कर लिया जाके? एलीड पावर, फ्रांस को, यूके को और रशिया को। किसने ज्वाइन कर लिया? इटली ने जाके ज्वाइन किया, ठीक है। सितंबर 1915, अरे बस यहाँ वॉर मान सितंबर, टाइम हो गया है, अभी क्या हो गया? ये क्या टाइम का है? बोतलें गिराने वाला टाइम दर्शाता क्या? बता दिया करो तो फिर मैं गंदे में गिराना शुरू करूँ। ठीक, सितंबर 1915 इसके बाद की डेट है। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने मिलकर जर्मनी पे अटैक कर दिया। ये लोग भी बहुत देख चुके थे कि बार बार जर्मनी आता है, घुसता है, अटैक करता है, हम भी कब तक झेलें। पॉइजनस गैसेस भी अब यूज हो चुकी थी। अब ब्रिटेन फ्रांस ने दोनों ने मिलकर किस पे अटैक कर दिया? जर्मनी के ऊपर। लेकिन जर्मनी इतना हल्का फुल्का राज्य नहीं है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, जो किसी के घर में घुस के मार सकता है तो अपने घर में घुसने कैसे देगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर इन दोनों के अटैक को फेल कर दिया और सितंबर 1915 के अंदर ये वॉर यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन के लिए काफी निराशाजनक माना जाता है। ब्रिटेन फ्रांस यहाँ पर लगभग अपनी हार कबूल कर लेते हैं, ठीक है। एक चेंज बड़ा होता है, बड़ा परिवर्तन होता है 1916 के अंदर। यहाँ पर ब्रिटेन और न्यूजीलैंड कहाँ से आ गया पता नहीं, कहाँ से आ गया। बस न्यूजीलैंड को एक गुस्सा थी ऑटोमन एम्पायर से, बोले दुनिया में कुछ भी हो रहा मुझे कुछ लेना देना नहीं। ऑटोमन कहाँ पे है? बोले यहाँ पे, चलो इसको हराते हैं। और इनने करी किससे बात? ब्रिटेन से। बोले ब्रिटेन मेरे साथ चलोगे? ऑटोमन को आ रहा है। ब्रिटेन हाँ बोल दिया। ब्रिटेन को क्यों हाँ बोलनी थी? क्योंकि भाई वो तो उसके साथ मिला हुआ था, उसकी पावर था। अगर ऑटोमन को रोक दिया जाए तो इनकी एक शक्ति तो कम हो जाएगी।
जिसमें जर्मनी कूद रहा है ना, तो वो शक्ति कम हो सकती थी। तो न्यूजीलैंड यहाँ पे आया और न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर को पूरी तरीके से वॉर से ही उखाड़ फेंका, वॉर से ही खत्म कर दिया। अब वॉर से ऑटोमन एम्पायर ने खुद बैकअप ले लिया और बोले कि अब हम वॉर के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। अब आगे ऑटोमन का क्या होगा वो भी आप ट्रीटी ऑफ सेवरेस में देखोगे, ट्रीटी ऑफ वर्साई में देखोगे। लेकिन अभी ऑटोमन की एक शक्ति बाहर हो गई, दो शक्तियां बची, कौन कौन सी? ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी, ठीक है। उसमें भी ऑस्ट्रिया हंगरी कहीं दिखाई दे रहा? अभी नहीं दिखाई दे रहा, जरूरत ही नहीं पड़ी, जर्मनी को अकेला काफी, ठीक है, अभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर इन्हें ऑटोमन को तो बाहर फेंक ही दिया उठा के। 1916 रशिया ने फिर से अटैक करा जर्मनी के ऊपर। जर्मनी तैयार बैठा है, बोले करते। रशिया तो उसके लिए बच्चा था, आओ झापड़ वाले चले जाए, ठीक है। वो ये काम किया करता था, रशिया के साथ खेल रहा था, वो रशिया के साथ बेसिकली, है ना। और अगर उस समय में शायद रशिया के साथ फ्रांस और ब्रिटेन ना होते तो वैसा तक बोला जा रहा था जर्मनी यूएसएसआर को ऑक्यूपाई कर लेता। ये हालत इस समय में थी, ठीक है। लेकिन ये इसके साथ में वॉर में जरूर जाता था, लेकिन जैसे ही ऑक्यूपाई करने आता था सारी पावर इधर उधर से इकट्ठी होकर आ जाती थी और फिर वापस से हटके आना पड़ता था जर्मनी को। अब देखो यहाँ पे रशिया ने भी ये कोशिश कर ली, पहले ये कोशिश कौन कर चुका था? ब्रिटेन फ्रांस कर चुके थे। अब ये कोशिश किसने कर ली? रशिया ने कर। रशिया बोले चलो मैं भी अटैक करके देख लेता हूँ। रशिया ने अटैक करा, अटैक करने के बाद जर्मनी पर रशिया फिर से हार गया, ठीक है। रशिया फिर से हार गया। यहाँ पे एक राजा थे रशिया के जिनका नाम था निकोलस जार, ठीक है। जार की समुदाय वहां चला करता था, डायनेस्टी थी, जार एक डायनेस्टी, राजा को कहते हैं रशिया में। तो निकोलस जार यहाँ के राजा थे। यहाँ की जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया अपने राजा के खिलाफ, ठीक है। उन्होंने कहा इतना बुरा राजा नहीं देखा, ठीक। जब देख रहे हो कि जर्मनी से फुट के चले आ रहे हो, पिट के चले आ रहे हो, या जीते भी होते चलो तब भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर तसल्ली होती। जब देखो तब जर्मनी से पिट के चले आ रहे हो। कितनी बार हार गया इतने से दिनों, है ना। बहुत साल भी तो नहीं गुजरे, 2 सालों के अंदर पता नहीं कितनी बार हार चुका है यहाँ पे। तो रशिया के लोगों ने कर दी क्रांति वहां पे। अभी रशियन रिवॉल्यूशन पड़ा हुआ मैं आपको, यही समय 1916 का। और 17 के अंदर रशिया के लोगों ने अपने आप को, रशिया के राजा के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि रशिया के राजा ने अपने आप को बाहर कर दिया। रशिया बोला कि भाई मुझे अब वॉर नहीं लड़ना, मैं थक गया हूँ, जर्मनी के साथ मैं संधि करने को तैयार हूँ और जर्मनी मुझसे जो संधि करेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, ठीक है। जर्मनी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। जर्मनी तो इसको बार बार इसीलिए डरा रहा था कि तुम चुप बैठो, तो मैं तुम्हारी बाउंड्री थोड़ी छीन रहा हूँ, तुम बस चुप बैठो। तो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर पूरा कंट्रोल रशिया के बाहर होने के बाद किसका हो गया? जर्मनी का। जर्मनी का एक निर्णायक विजय थी। अभी तक वॉर के अंदर रशिया के आउट होने से ये बात बहुत क्लियर हो गई कि चलो भाई अब जर्मनी वॉर में सारी शक्तियों को हरा देगा। बहुत क्लियर था, एकदम क्लियर था। लेकिन जैसे ही रशिया बाहर होता है मौके का फायदा तुरंत कौन उठाता है? यूएसए। और यूएसए मौके का फायदा उठा के तुरंत क्या कर लेता है? वॉर ज्वाइन कर लेता है। वॉर ज्वाइन करने का मतलब सीधा सीधा है यूएसएसआर को बेइज्जत करना। यूएसए कोई सपोर्ट करने नहीं आया, यूएसए सिर्फ दिखाने आया था कि जो रशिया नहीं कर पाया देखो यूएसए करके दिखाएगा, ठीक है। और ये इस मौके का वेट करता था। इसे तुरंत मौका मिल गया कि इतनी बड़ी शक्ति जो लगातार जर्मनी से हारती चली जा रही है, उसने अपने आप को मजबूरन वॉर से बाहर भी कर लिया। अब इस शक्ति को आगे कंट्रोल कौन करेगा? यूएसए आगे। यूएसए ने जैसे यहाँ पे कंट्रोल किया, 1 साल भी नहीं लगा, 1 साल भी नहीं लगा। इवन मैं कहूँ तो 1917 के अंदर लगभग पूरा वॉर खत्म हो चुका था। वो तो जर्मनी बस अपनी जिद पे थोड़ा बहुत अड़ा पड़ा था, तो ये वॉर 18 तक खिंच गया, है ना। वरना ये वॉर यही खत्म हो जाता। यूएसए ने ज्वाइन करा आके। उसके बाद में यहाँ पे तीसरा बैटल होता है यप्रेस का, ठीक है। यहाँ पर तीसरा बैटल यप्रेस का होता है। और तीसरे बैटल यप्रेस के अंदर एलीट पावर्स, वो एलीट पावर्स जिसके अंदर अब कौन कौन है? फ्रांस, यूके है, रशिया नहीं है, अब कौन है? यूएसए, ठीक है। रशिया आउट है, कौन है? यूएसए। ऐसी पावर्स ने मिलके थोड़ा सा तो मार्जिन क्रिएट कर दिया जर्मन पावर्स को। यहाँ भी नहीं लिखा इस बात को कि जर्मन को पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया या जर्मन पावर्स को हरा दिया, नहीं, मार्जिन क्रिएट कर दिया, थोड़ा बहुत कंट्रोल अपना यहाँ पे स्थापित कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में अगली डेट आई अक्टूबर 1917, ठीक है। भाई जर्मनी को तो कोई ना कोई खेलने के लिए चाहिए ना। रशिया चला गया, कोई और ढूंढेगा, है ना, जिसके साथ खेल सके। इटली आ चुका था, ठीक है, इटली आ चुका था, इटली तो खुद आया था, तो बोले चलो इटली के साथ खेलते हैं थोड़ा। इसने क्या करा? इटली के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर जर्मन ने इटली के ऊपर जीत ले ली। अब यहाँ इसको मदद किसकी लेनी पड़ी? ऑस्ट्रिया हंगरी की। पहला ऐसा वॉर है जिसमें इसने किसकी मदद ली? ऑस्ट्रिया हंगरी की। इसलिए नहीं ये कमजोर था, इसलिए नहीं ये कमजोर था,
इसलिए यहाँ पे इसने मदद ली, क्योंकि आप मैप के लोकेशन अगर देखोगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, अगर जर्मनी से ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं आएंगे तो इटली कैसे पहुंचेंगे, तो मदद किसकी लेनी पड़ेगी। इसलिए इसको लोकेशन या ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से किसकी मदद लेनी पड़ी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और इन्होंने मिलकर क्या करा, इटली को हरा दिया। चलो भाई इटली का भी चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे इटली भी बाहर। ठीक, अब इसके बाद में 3 मार्च 1918 का समय आया, आर्मस्टीज साइन हो गया। आर्मस्टीज का मतलब क्या होता है, समझौता या संधि साइन हो गई। किस किस के बीच में, जर्मनी और रशिया के बीच में। जर्मन और रशिया ने तो आपस में संधि साइन, क्योंकि रशिया बोल के गया था ना 17 में, जो जर्मनी मुझसे कह के मैं संधि साइन कर लूंगा। आर्मस्टीज का मतलब ये होता है अब हथियार हम दोनों के बीच नहीं चलेंगे, एक दूसरे की बाउंड्री में सेना नहीं जाएगी, ठीक है, और हम लोग आपस में एक समझौता करके अब एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, शांति समझौता हो गया, बात हो गई यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म। जुलाई 1918 आया। जुलाई 1918 के अंदर जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया की हेल्प ली। बुल्गारिया किसकी तरफ है, अभी पीछे हम लोग ने देखा भी था कि बुल्गारिया सेंट्रल शक्तियों की तरफ था, केंद्रीय पावर की तरफ था। तो बुल्गारिया इस समय में किसकी तरफ था, इनकी तरफ। तो जर्मनी ने हेल्प ली यहाँ पे किसकी, बुल्गारिया की और ऑस्ट्रिया की, और अनाउंस करा वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर वो अब अटैक करेगा और अटैक करके लगभग सारी बाउंड्री को सीज कर देगा। वेस्टर्न फ्रंट कौन सा, जहां फ्रांस का कंट्रोल है ना, फ्रांस वाली पावर जिधर थी सारी की सारी, क्योंकि देखिए ईस्टर्न से तो निपट लिया, रशिया से तो चैप्टर खत्म, इधर इटली से चैप्टर खत्म, ठीक है, किससे बचा हुआ चैप्टर है, यही वाला बस नहीं निपट रहा था, फ्रांस वाला। तो इन्होंने ये डिसाइड किया, इन्होंने अब यहाँ इसकी मदद ली, ऑस्ट्रिया की मदद ली, बुल्गारिया की मदद ली, इन सब की मदद ली, और मदद लेने के बाद वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है। और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर जैसे इन्होंने अटैक करा, ये शायद यहाँ जर्मनी को भारी पड़ गया, ठीक है। ये इस बार जर्मनी को क्यों भारी पड़ गया, क्योंकि यूएसए अब इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। यूएसए, फ्रांस, यूके ऐसी कंट्रीज ने मिलकर जर्मनी की सारी बाउंड्री सीज कर, जैसे अभी जर्मनी ने रशिया की सीज करी थी बाउंड्रीज, चोक कर दिया था उसको पूरी तरीके से, वैसे अब किसने सीज कर दी ये सारी बाउंड्री। अब इसकी बाउंड्री जर्मनी की सीज किसने कर दी, एलीट पावर्स ने सीज कर दी, सारी बाउंड्री इसकी सीज हो गई। इसको तो गिव अप कर देना चाहिए था, घिर चुका था चारों तरफ से, हार मान लेनी चाहिए थी, लेकिन जुलाई से नवंबर तक ये संघर्ष करता रहा और जर्मनी ने यहाँ तक अपना अभी भी 100% दिया और हार नहीं मानी। जर्मनी अभी भी युद्ध में लड़ रहा है, ठीक है, और लगातार पावर्स के साथ में छोटे मोटे स्ट्रगल देखने को मिलते हैं। लेकिन 11 नवंबर 1918 का दिन आता है, जर्मनी और एलीट पावर्स में एक आर्मस्टीज साइन हो जाती है। आर्मस्टीज यहाँ पे जो साइन होती है मतलब एक शांति समझौता साइन होता है। कैसे होता है, एलीट पावर्स के प्रेशर की वजह से, यूएसए के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। यूएसए धमकी दे चुका था, नहीं मानोगे तो फिर मेरे को न्यूक्लियर पावर यूज करनी पड़ेगी और मैं अटैक करके सब बर्बाद करूँगी, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर जर्मनी को मानना पड़ा। जर्मनी ने यहाँ पे एक संधि साइन कर दी, जिसके बाद में फाइनली हम लोग 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वॉर 1 का अंत मान लेते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड वॉर 1 का यहाँ पे अंत हो जाता है और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में यहाँ पर कुछ संधियाँ साइन होती है, ये संधियाँ नीचे लिखी हुई। तो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इसको आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो, इवेंट्स लिख लीजिए से घटनाक्रम। कुछ समझ में ना आया हो यहाँ तक तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। कोई भी पॉइंट समझ में आया हो बिल्कुल पूछ सकते हो, चाहे अंग्रेजी भाषा लिखनी है उसी में लिख लो या अपनी भाषाओं में उसको लिख लो, जैसे चाहे वैसे लिख लो। बस समझ आना चाहिए कि क्या क्या क्रोनोलॉजी है, घटनाक्रम क्या क्या हुए पूरे वॉर के दौरान। हाँ, एक सॉफ्ट कहीं ना कहीं लड़ाई थी, ऐसा नहीं कहेंगे कि आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट थे। एक सॉफ्ट लड़ाई इसलिए मानी जाती है आइडियोलॉजी की बेसिस पे, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी का लोग थे और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के। तो यूएसए यूएसएसआर कभी दूसरे को पसंद नहीं किया वो बाद में आया, कोल्ड वॉर तो बाद में, जब वॉर और सब निकल गया उसके बाद में कोल्ड वॉर स्टार्ट। हिंदी में कौन सा लगा, इसमें पहला है कि प्रिंसिप ने फर्नांडिस की हत्या कर दी। चलो हिंदी में लिख लो, पहला पॉइंट लिख लो, प्रिंसिप ने फर्नांडिस की हत्या कर दी 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 में लिख लेना। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पे अटैक किया, अटैक का मतलब कुछ भी आक्रमण लिख लो। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया।
जिसमें रशिया ने सर्बिया को समर्थन किया। जिसमें रशिया ने सर्बिया को समर्थन किया। उसके बाद एक अगस्त 1914 जर्मनी ने रशिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया या युद्ध घोषणा कर दी। जर्मनी ने रशिया पर युद्ध घोषणा कर दी। 3 अगस्त 1914 जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण किया। 4 अगस्त 1914 जर्मनी बेल्जियम से पेरिस पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ा। जर्मनी बेल्जियम से पेरिस पर अधिकार करने के लिए निकल पड़ा। जिसको ब्रिटेन के हस्तक्षेप का आधार माना जाता है। उसके बाद 26 अगस्त 1914 टैनन वर्ग की लड़ाई। जर्मनी वर्सेस रशिया, जिसमें रशिया हार गया। सितंबर 1914 मार्नी की लड़ाई। मित्र राष्ट्र वर्सेस जर्मनी। मित्र राष्ट्र वर्सेस जर्मनी। इसमें 2 पॉइंट लिख लेना, 1 2 करके पहला लिख लेना। पेरिस को स्वतंत्र करार दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेना, जर्मनी ने रशिया की विस्तारवादी नीति पर रोक लगाई। नवंबर 1914 यप्रेस की पहली लड़ाई। जिसमें जर्मन शक्तियों को इंग्लिश चैनल पार करने से रोका गया। 1915 जर्मनी ने पूर्वी फ्रंट और रशिया पर ब्रिटेन फ्रांस तक पहुंचने में रोक लगा दी। अप्रैल मई 1915
यप्रेस की दूसरी लड़ाई, यप्रेस की दूसरी लड़ाई, यप्रेस की दूसरी लड़ाई। जर्मनी ने जहरीली गैसों का प्रयोग किया, जर्मनी ने जहरीली गैसों का प्रयोग किया। 22 मई 1915 इटली ने मित्र राष्ट्रों को इटली ने मित्र राष्ट्रों को ज्वाइन किया, इटली ने मित्र राष्ट्रों को ज्वाइन किया। सितंबर 1915 ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया परंतु विफल हो गए। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी पर आक्रमण किया परंतु विफल हो गए। मार्च 1916 ब्रिटेन ने न्यूजीलैंड के साथ मिलकर ऑटोमन शक्तियों को विश्व युद्ध से बाहर कर दिया, ऑटोमन शक्तियों को विश्व युद्ध से बाहर कर दिया। जून 1916 रशिया ने जर्मनी पर आक्रमण किया जिसमें रशिया खुद हार गया। जून 1916 रशिया ने जर्मनी पर आक्रमण किया जिसमें रशिया खुद हार गया या स्वयं हार गया। 1917 रशिया युद्ध से बाहर, 1917 रशिया युद्ध से बाहर। 6 अप्रैल 1917 यूएसए ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। 6 अप्रैल 1917 यूएसए ने विश्व युद्ध में प्रवेश किया। विश्व युद्ध में प्रवेश किया। जुलाई 1917 यप्रेस की तीसरी लड़ाई, जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने कुछ बढ़त बना ली। जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों ने कुछ बढ़त बनाई। अक्टूबर 1917 इटली पर जर्मनी का आक्रमण, जिसको जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता से जीत जाता है, जिसको जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी की सहायता से जीत जाता है। तीन मार्च 1918 युद्ध विराम की संधि, जर्मनी और रशिया के बीच, युद्ध विराम की संधि जर्मनी और रशिया के बीच। जुलाई 1918
जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया की सहायता से जुलाई 1918, जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया की सहायता से पश्चिमी फ्रंट पर आक्रमण कर दिया, पश्चिमी फ्रंट पर आक्रमण कर दिया। जिसमें जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसमें जर्मनी को हार का मुंह देखना पड़ा और मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सीमाओं को प्रतिबंधित कर दिया, जर्मनी की सीमाओं को प्रतिबंधित कर दिया। 11 नवंबर 1918 विराम संधि जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के मध्य, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के मध्य, ठीक है। और नीचे लिख देना विश्व युद्ध का अंत, प्रथम विश्व युद्ध का अंत। ठीक है, तो ये वॉर था पूरा का पूरा, जिसकी आपने क्रोनोलॉजी के तौर पर देख लिया। हमें कारण पता चल गए सारे के सारे, क्या कारण थे जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ, और अब पूरी की पूरी हमने इवेंट्स की एक क्रोनोलॉजी देख ली। ये सारे इवेंट्स थे जिस समय में ये वॉर क्रिएट हुआ होगा, क्या कारण उसके पीछे जिम्मेदार रहे होंगे। ठीक है, इस सब वॉर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पूरी दुनिया जिस वॉर के अंदर लड़ रही है, उस वॉर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? ब्रिटेन के जो राजा थे इस समय, ब्रिटेन के राजकुमार, रशिया के जो राजा थे इस समय, रशिया के राजकुमार, और जर्मनी के जो इस समय में राजा थे, जर्मनी के राजकुमार, तीनों आपस में कजिन ब्रदर। ठीक है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये तीनों आपस में क्या है? कजिन ब्रदर है, मतलब तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। ठीक है, और एक रिश्तेदारी के तौर पर आपस में भाई भाई लगा करते थे तीनों मुल्कों के राजा। ठीक है, अब यूरोपियन कंट्रीज में एक वंश चलता है, जैसे बर्बन वंश सुनोगे आप, जार वंश सुनोगे, अलग अलग तरीके के वंश सुनोगे। ये लोग जिस कंट्री में जाते थे उस तरीके के वंश की शुरुआत कर देते थे। तो ये लड़ाई बेसिकली माना गया है द वॉर ऑफ थ्री ब्रदर्स। ठीक है, तीन भाइयों की लड़ाई के तौर पर विश्व युद्ध को भी देखा जाता है। तीन भाइयों ने कैसे पूरी दुनिया को पूरे विश्व युद्ध में नचा के रख दिया। ठीक है, जिसके अंदर विलियम सेकंड जो व्यक्ति हैं, जर्मनी के राजा, उनका सबसे बड़ा योगदान देखा जाता है। निकोलस जार भी एक राजा है जिनका इस समय बहुत बड़ा योगदान देखा जाता है। तो बोला जाता है कि तीन कजिन ब्रदर्स और तीनों ब्रदर्स ने मिलकर पूरी दुनिया को नचा दिया अपनी उंगलियों के ऊपर। तो ये तीन भाइयों के बीच की लड़ाई के तौर पर पॉपुलर है। ठीक है, इसके इम्पैक्ट की अगर बात करें तो इम्पैक्ट बहुत ही नॉर्मल से हैं। दो तीन इम्पैक्ट पड़ेंगे, इसके प्रभाव क्या क्या पड़े। एक प्रभाव के अंदर हम संधि की बात कर लेते हैं और बदलाव की बात कर लेते हैं, कैसा बदलाव हुआ। तो पहला है 28 जून 1919 को वॉर के खत्म होने के बाद में यहाँ पर एक संधि साइन हो गई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साई। ठीक है, कौन सी संधि? ट्रीटी ऑफ वर्साई। वर्साई की संधि साइन हुई, और वर्साई की संधि ने क्या करा, यहाँ पर जो जो चीजें देखने को मिल रही हैं उसको समझिए अब जरा सा। इसने पहला काम ये करा, वर्साई की संधि ने टेरिटोरियल लिमिटेशन, मतलब भौगोलिक सीमाओं के ऊपर रोक लगा दी। सारी भौगोलिक सीमाओं और बाउंड्रीज के ऊपर रोक लगा दी कि अब यहाँ पर जर्मन अपने राज्य के बाहर नहीं निकल पाएगा। और जिन सीमाओं के ऊपर रोक लगाई थी वो सीमाओं से लगने वाले देशों में डेनमार्क, पोलैंड और फ्रांस हुआ करते थे। इन सीमाओं के बाहर अब जर्मन नहीं निकल सकता। ठीक है, एक नाम दे दिया इस कंट्री के बाहर आप क्रॉस नहीं करोगे। जर्मन पोलैंड में भी नहीं घुस पाएगा, फ्रांस में भी नहीं घुस पाएगा, डेनमार्क में भी नहीं घुस पाएगा। ठीक है, तो टेरिटोरियल इसको लिमिटेशन देखनी पड़ी। दूसरा, मिलिट्री क्लॉजेस,
मिलिट्री क्लॉजेस की बात करें तो इसके सैन्य मतलब सैनिकों के ऊपर बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल किया गया था। बोला गया था आर्मी की एक संख्या है जो तुम रखोगे, 1 लाख से आर्मी रख नहीं सकता था जर्मनी में। इसके दरबार के अंदर कम से कम 10-20 लाख की आर्मी रहा करती थी। लिमिटेशन कितनी हो गई, 1 लाख से ज्यादा की आर्मी अब आप अपने दरबार में नहीं बढ़ा सकते या साम्राज्य में नहीं बढ़ाओगे। ठीक। तीसरी चीज वॉर रिपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब वॉर के अंदर हुए नुकसान या हरास को पूरी तरीके से कौन भरेगा, सब भरेगी सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स कौन कौन थे, जर्मनी भरेगी और ऑस्ट्रिया हंगरी भरेगी और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर नो डाउट उसका पार्ट जरूर था, लेकिन क्या हुआ था कि वो कहीं ना कहीं उसको भरने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं था। तो ये कंट्रीज उसका पार्ट बनेगी और ये कंट्रीज उसको भरेगी। तो हम लोग बोले कि वॉर का पूरा हो गया क्या, वॉर का पूरा 2 बचे, 2 मिनट बचे, चलो कोई बात हो गया, खत्म ही करना। ठीक है। ट्रीटी ऑफ न्यूलीज के बाद में साइन हो गई थी। ट्रीटी ऑफ न्यूलीज की बात करें तो बुल्गारिया और साउथ के साथ में ये साइन हुई थी, जिसके फॉर्म में अब यहाँ पर एक नई कंट्री क्रिएट हो गई थी जिसका क्या नाम था, यूगोस्लाविया। सब इसी की वजह से तो हुआ था कि साउथ में एक स्लेविक नेशन बनाएंगे, तो ट्रीटी ऑफ न्यूली ने क्या करा, एक नई कंट्री का क्रिएशन कर दिया जिसको हम लोग यूगोस्लाविया के तौर पर जानते हैं। 1920 में ट्रीटी ऑफ सैवले साइन हो गई। सैवले की ट्रीटी ने ऑटोमन के ऊपर रोक लगा दी और ऑटोमन के खलीफा की पोस्ट को खत्म कर दिया। ऑटोमन की खलीफा के पोस्ट के साथ साथ में उसके ऊपर कई सारे व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा दिए। ये वही खिलाफत आंदोलन जो आप भारत में पढ़ते हो ना, यहीं से शुरू हुआ था। ये वही कारण था जहां से भारत का खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ये संधि जब साइन हुई थी, ऑटोमन एम्पायर के ऊपर जब रोक लगाई गई थी, तब इस संधि के ऊपर सिग्नेचर हो गए, इस पर रोक लगा। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस, ठीक है, लीग ऑफ नेशन एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। अब वो क्या करा करेगा, रोक लगाया करेगा आपस में किसी भी शक्तियों के किसी भी तरीके के आक्रमण, अटैक या मनमुटाव ना हो पाए। क्योंकि हम एक कारण पढ़े थे ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ना होना भी एक कारण था, तो उसको यहाँ पे लाया गया। ठीक है। बाकी ये प्रभाव थे, इस प्रभाव ने इस वॉर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया, यूएसए का रोल भी आपको समझ आ गया। आगे चलेंगे अब सेकंड वर्ल्ड वॉर या उसके साइड में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।